नमस्कार सारे छात्र मित्र एवं माननीय दर्शकों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा हमें मालूम है कि इस नए वित्त वर्ष का बजट जो है वो सरकार के द्वारा घोषित किया गया। बजट के साथ एक अति महत्वपूर्ण वित्त मंत्रालय के द्वारा एक दस्तावेज भी प्रकट किया जाता है, सार्वजनिक किया जाता है, जिसे हम आर्थिक सर्वेक्षण यानी कि इकोनॉमिक सर्वे के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस है। अगर बजट की बात करें अंदाज पत्र की, तो वो एक सरकारी आय एवं सरकारी खर्च का एक अंदाज है, और वहीं जो आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें सरकार की नीतियां एवं जो सरकार ने योजनाएं जो घोषित की हो, योजनाओं के लिए जो निधियों का आवंटन किया हो यानी कि फंड्स को एलोकेट किया हो, तो उसका भी पूरा जो हिसाब है वो यहाँ इस पर्टिकुलर सर्वेक्षण में या सर्वे में दिया हुआ होता है। बजट के ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। वी विल प्रोवाइड यू बजट विथ 2 और 3 लेक्चर्स, मगर यहाँ सर्वे जो है ये एक डिटेल्ड दस्तावेज होता है, और इसकी समझ, परीक्षा लक्षी समझ प्रत्येक जो है परीक्षार्थी, प्रत्येक अभ्यर्थी को होनी जरूरी है। तो यहाँ इसलिए कुल 5 विभागों में पूरे सर्वेक्षण को हम लोग यहाँ जो है देखेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। आज का उपाख्यान पहला भाग है जिसके तहत 2 चैप्टर्स है। अगर इसके कंटेंट की बात करें जो हम लोग कुछ ही क्षण में देखने वाले हैं, तो 11 अध्याय है पूरे इस सर्वेक्षण में, जिनमें एक अध्याय नया है, बाकी के 10 अध्याय जो पिछला वर्ष का सर्वेक्षण था उस संबंधी है, जो है उसके साथ आप कह सकते हो कि रिलेट करेंगे या रिलेट कर सकते हैं। अब बात रही यहाँ इस कवर की, तो वी विल क्विकली सी दिस कवर एंड वी विल जंप ऑन टू अवर कोर टॉपिक। आप हमारी वेबसाइट growthmounteducation.com विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको सारी परीक्षा लक्षी जो सामग्री है, जो संसाधन है, वो आपको वहाँ से प्राप्त होंगे। साथ ही यह सारी चीज़ें आप इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स भी वहाँ देख सकते हो, तो अवश्य आप हमारी वेबसाइट की मुलाकात लीजिए। साथ ही ग्रोथ माउंट यूपीएससी जिसके तहत फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये हमारा जो है यूट्यूब चैनल है, यहाँ भी आप आ सकते हो, हमारी चैनल शेयर कर सकते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को देखिए, इनको लाइक कीजिए और रिएक्ट कीजिए। साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हम मौजूद है, वहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हो, एंड सेम गोज विथ फेसबुक। तो इन सारी जगहों से आप हमारे साथ फिलहाल जुड़ सकते हो। टेलीग्राम की भी योजना है, तो वो जो है धीरे धीरे जब से हम लोग मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे तब से उसकी भी शुरुआत होनी है। रही बात कवर की इस साल का, तो ये कवर है, डिस्टिंक्ट कवर है पिछले साल से। पिछले साल जो है इस जो सर्वे था उसकी थीम थोड़ी अलग थी, मगर इस साल थीम कुछ ऐसी है, पूरे भारत को जो है यहाँ दिखाया गया है। भारत की अलग अलग दिशाओं की, अलग अलग प्रदेशों की झांकियाँ यहाँ में दी गई है। तो अब शुरू करेंगे हमारी मूल बात। जैसे यहाँ चैप्टर्स के नेम लिखे हैं, 2 चैप्टर्स आज हमें लेने हैं इस उपाख्यान से। सबसे प्रथम स्टेट ऑफ एन इकोनॉमी, ठीक है, कोई भी अर्थतंत्र की दशा, यहाँ भारत है तो भारत के अर्थतंत्र की दशा हम लोग यहाँ अलग अलग परिदृश्य, अलग अलग परिमाणों की मदद से देखने वाले हैं। और दूसरा चैप्टर है फिस्कल डेवलपमेंट्स की, क्या राजकोषीय नीति जो है वो सरकार की क्या रही, राजकोषीय परिस्थिति भारत की या भारत के अर्थतंत्र की क्या रही। तो उन दोनों चीज़ों को अलग अलग परिमाणों से हमें देखना है, समझना है। शुरू करेंगे हमारी मूल बात, प्रीफेस। देखिए यहाँ प्रीफेस जो है वो भी हमने साथ में ही ले लिया है, क्योंकि कुछ ऐसी महत्वपूर्ण चीज़ें वहाँ प्रीफेस में दी गई है जिसका सार मैं यहाँ आपके सामने रखूँगा। साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात कि देखिए यह जो सर्वे है ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव जो दस्तावेज आप कह सकते हो, बहुत ही व्यापक है, बहुत ही लेंथी है। तो यहाँ परीक्षा दृष्टि से, साथ ही संधि सेवाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, संधि सेवाओं के परीक्षार्थी की जो जरूरियतें होती है या ज़रूरतें होती है, उनको मैंने ध्यान में रखते हुए पूरा का पूरा जो सर्वे का जो यह एनालिसिस है वो तैयार किया है। कुछ चीज़ें यहाँ मैंने छोड़ी है, प्लस कुछ चीज़ें मैंने आपके लिए रखी है कि आपको वो देखनी है। प्रैक्टिकली यहाँ वो सारी चीज़ें देखनी पॉसिबल नहीं रहेगी, मगर आई विल गाइड यू, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके से यह पूरा का पूरा सेशन जो है या आने वाले सेशन जो है वे ऐसे डिज़ाइन किए होंगे, जिनमें अब सर्वे की बात करें तो सर्वे कुल 4 जो है पार्ट में है। सबसे प्रथम एक्नॉलेजमेंट है, जिनमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स की फिनेंस मिनिस्ट्री ने जो है उनको धन्यवाद दिया है इस जो सर्वेक्षण को बनाने की तैयारी में, आप कह सकते हो कि सहकार देने के लिए। फिर यहाँ एक प्रीफेज है जिसे हम आमुख या प्रस्तावना कहते हैं। रेगुलर चैप्टर्स है विच आर 11 इन नंबर, एंड लास्ट में अपेंडिक्स है, ठीक है। तो ये पूरा ढांचा है जिनमें ये सारी चीज़ें
पार्ट 1 में है, यानी कि वॉल्यूम 1। और देखने की बात जो है इस बार ये है, आश्चर्यजनक बात ये है कि इस बार एक ही वॉल्यूम है। दूसरा जो वॉल्यूम है वो अपने आप में स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स है, तो उसमें टेबल्स और ग्राफ्स और जो वर्टिकली डेप्थ लेना चाहते हैं इस इकोनॉमिक्स में, तो वो सारी चीज़ें यहाँ अपेंडिक्स में है, ठीक है। मगर ओवरऑल यहाँ वॉल्यूम 1 ही दिया गया है। पिछले साल की बात करें तो देयर वर 2 वॉल्यूम्स, और पिछले साल का दस्तावेज जो है वो तो लगभग 877 पेजेस में बटा हुआ था, ठीक है, यानी कि नियर अबाउट 900 पेजेस का वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही व्यापक दस्तावेज था। और इसीलिए सरकार ने इस बार उसका जो कद है उसमें कमी की है। साथ में पूरे सर्वे में हमें सचोट रूप से माहितियाँ प्रदान करने का प्रयास किया है। फिर भी 400-500 पन्ने तो हो ही चुके हैं। तो यहाँ उसमें से मैंने आपके लिए जो है जो कुछ बहुत ही कोर इम्पोर्टेंस की चीज़ें हैं, जो ग्राफ्स है, जो आंकड़े हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मैंने आपके लिए निकाल लिए है और एक अलग जो है ढंग से आपके सामने मैं रखूँगा। तो ये बात रही इसके जो है कंटेंट की पूरे इकोनॉमिक सर्वे के। अब प्रीफेस की बात शुरू करेंगे, प्रीफेस है, मगर उसके पहले मैं आपको कुछ तथ्यों के साथ जो है वाकिफ करवाना चाहता हूँ जो कि इकोनॉमिक सर्वे के साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे पहले जैसे आज आ रहा है बजट से एक विभिन्न डॉक्यूमेंट है, तो इस तरीके से वो कभी प्रदर्शित नहीं होता था। मगर शुरुआती समय में भारत को 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई, फिर 1950-51 से बजट के साथ इस डॉक्यूमेंट की शुरुआत हुई, बजट के एक सपोर्टिंग रूप में, बजट के एक अपेंडिक्स के रूप में, और बहुत ही कम कद था इसका, बहुत ही छोटा सा डॉक्यूमेंट था, मात्र और मात्र 20 और 25 पन्नों का ही पूरा का पूरा सर्वे का जो है डॉक्यूमेंट था। 1950s के दशक में जो एवरेज साइज थी इकोनॉमिक सर्वे की जो रहती थी वो लगभग 35 पेजेस रहती थी, ठीक है। इट वॉज नॉट मोर देन मैर 35 पेजेस। फिर उसके बाद 1958-59 में थोड़ी सी साइज जो है वो इस डॉक्यूमेंट की बढ़ी। फिर लेट 62-63 में बजट जो है वो सबसे प्रथम बार 2 विभागों में विभाजित किया गया, जो है सबसे प्रथम बार। और उसके पश्चात इसकी जो आज का जो कद है वो लगभग 1980 से आया, ठीक है। 1980 के दशक से इकोनॉमिक सर्वे का जो कद है वो ज़्यादा बड़ा होता गया, 300, 350, 400 पन्ने तक का जो है वो उसका फैलावा होता गया। फिर लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया 2020-21 का जो दस्तावेज है वो बहुत ही बड़ा था, 877 पेजेस के करीब था। और इसीलिए यहाँ आज इस बार इसे सरकार ने मात्र एक ही वॉल्यूम दिया है और दूसरा स्टैटिस्टिकल अपेंडिक्स दिया है। प्लस यहाँ एक और चैप्टर है नया। अगर हम पिछले साल का इकोनॉमिक सर्वे और इस साल का इकोनॉमिक सर्वे अगर हम कंपेयर करें तो वी विल फाइंड ए नोवेल चैप्टर एंड विच इज़ डेडिकेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जियोस्पेशियल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जो फोर्थ जनरेशन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की बात है वो 11th चैप्टर में कवर करने का प्रयास किया है, जिनको अभी हमने जो है देखना है। अब प्रीफेस शुरू करने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि आपको कंटेंट से वाकिफ करवा दूँ। तो जैसे आप आपकी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पूरा सर्वे है वो बटा हुआ है, जिनमें प्रीफेस है, फिर स्टेट ऑफ इकोनॉमी है विच इज चैप्टर 1, फिजिकल डेवलपमेंट्स जो चैप्टर 2 है, आज के 2 हमारे मुख्य विषय है। फिर चैप्टर 3 एक्सटर्नल सेक्टर, चैप्टर 4 मॉनिटरी मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन, चैप्टर 5 प्राइस एंड इन्फ्लेशन, चैप्टर 6 सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, चैप्टर 7 एग्रीकल्चर एंड फूड मैनेजमेंट, चैप्टर 8 इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आप कह सकते हो। फिर चैप्टर 9 इज फॉर सर्विसेज, चैप्टर 10 इज फॉर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, एंड लास्ट न्यू चैप्टर which is tracking development through satellite images and cartography, which means जो नया आयाम जो खुल रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, कॉमर्स में, ठीक है, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो डिपेंडेंट है। तो ये कुछ ऐसे तथ्य थे इस सर्वेक्षण के बारे में जो आपको मालूम होने ज़रूरी है। अब बात करेंगे प्रीफेस से। प्रीफेस में थीम की चर्चा की गई है कि भारत की इस वर्ष की जो आर्थिक सर्वेक्षण की जो थीम है वो क्या रहेगी। देखिए, यह वर्ष जो है 2020-21 का और 22 का वो अपने आप में महामारी का कंसेक्यूटिव सेकंड ईयर है। तो ऐसे में पॉलिसी मेकर्स जो है उनके सामने
बहुत ही बड़ी चुनौती थी कि कैसे राष्ट्र हित के लिए, राष्ट्र के आर्थिक हित के लिए कैसे अच्छे से अच्छी जो नीति है, आर्थिक नीति, वो घड़ी जाए। तो इसीलिए यहाँ एक ऐसा अप्रोच सरकार ने जो है तय किया है जिसे हम एजाइल रिस्पॉन्स कह सकते हैं, या सतर्क, या आप कह सकते हो कि तेज रिस्पॉन्स सरकार के द्वारा चुना गया है। थीम की बात करें तो आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। यस, क्योंकि यह साल एक्सट्रीम अनसर्टेनिटीज का रहा है। जैसे हमें मालूम है कि कोरोना नामक जो महामारी है वो 2020 में पूरे विश्व में फैल गई। तो 2020-21 का वर्ष वो पहला वर्ष था, और यह जो वर्ष है 21-22 का, ये दूसरा वर्ष है महामारी के पश्चात का। तो 100% अनसर्टेनिटीज तो रही होगी, और उसके कई सारे कारण हैं। अगर आप देखिए तो फिलहाल जो ग्लोबल इन्फ्लेशन है वो एक बड़ा कारण है। ग्लोबल सप्लाई चेन डिसरप्शंस जो पेंडेमिक की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हुए हैं, वो भी एक बड़ा कारण है। प्लस अनसर्टेनिटीज, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स ऑफ दिस म्यूटेटिंग वायरस, तो ये एक तीसरा बड़ा कारण है। तो ऐसे बड़े बड़े कारणों की वजह से जो नीति निर्माण का कार्य है वो और पेचीदा और कठिन बनता गया। और इसीलिए यहाँ आज की जो थीम है वो है आर्ट एंड साइंस ऑफ पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, पॉलिसी मेकिंग में दोनों चाहिए, वो कला के रूप में भी है और विज्ञान के रूप में भी है। दोनों को साथ में मिला के उसका फ्यूजन करके हमें पॉलिसी बनानी होगी अंडर कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी। ऐसी परिस्थितियों में जहां लगभग सारी चीज़ें जो है वो अनसर्टेन है। क्या ये महामारी खत्म होगी कि नहीं होगी, क्या ये महामारी जो है वो कितनी तबाही फैलाएगी वो मालूम नहीं, कितने वेव्स आएंगे इस म्यूटेटिंग वायरस के, एवरीथिंग इज अननोन। और इसलिए ऐसी एक्सट्रीम अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन में जो है पॉलिसी बनाना, उसके लिए आर्ट और साइंस दोनों की ज़रूर है। और वो आज की इस हमारी आर्थिक सर्वेक्षण का जो थीम है, इसका विषय है। और इसी के ऊपर सारे जो हमारे निर्माता है सर्वेक्षण के, उन्होंने कार्य किया है और हमारे सामने एक सर्वेक्षण दिया है। डिफॉल्ट ट्रेडिशनल मोड ऑफ पॉलिसी मेकिंग। देखिए, दिस वाज अ डिफॉल्ट मोड। जब से हम आज़ाद हुए, जब से हमने विकास की जो है दिशा को चुना है, तब से यहाँ हम लोग यही अप्रोच के साथ आए हैं जिसे वाटरफॉल अप्रोच कहते हैं, जिनमें रिजिडिटी होती है, मेटिकुलस इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, यानी कि बहुत ही जो है आप कह सकते हो कि सतर्क रूप से, तेजी से, डिटेल्ड प्लानिंग जो हम लोग आज दिन कर रहे हैं। ठीक है, आज सरकार क्या कर रही है, कोई भी इश्यू आया, सपोज रेलवे क्रॉसिंग पर ट्रैफिक की समस्या है, तो सरकार उस पूरे इश्यू को देखेगी, उसको स्टडी करेगी, फिर बाद में एक रिपोर्ट तैयार करेगी जिनमें कहा जाएगा कि भाई इसके लिए कोई हमें कदम उठाना ज़रूरी है। यह प्रश्न प्रजा के लिए जो है बड़ा बनता जा रहा है। तो बात आएगी फ्लाईओवर की। फ्लाईओवर की डिटेल्ड प्लानिंग होगी, और उस डिटेल्ड प्लानिंग जो हुई है उसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होगा। सो दिस इज द वाटरफॉल अप्रोच एंड दिस इज ट्रेडिशनल वन, परंपरागत रूप से। मगर यह साल विशेष है, महामारी पश्चात का दूसरा साल है। महामारी अभी गई नहीं है, इनफैक्ट उसकी लहर जो है आने के प्रेडिक्शंस हो रहे हैं, कहीं कहीं आ भी गई है। तो ऐसे में यहाँ वाटरफॉल अप्रोच जो है वो इस साल कार्य नहीं करेगा, ये सफल नहीं होगा। और इसीलिए भारत ने, कहा गया है, जैसे भारत के इस आर्थिक सर्वेक्षण में बारबेल स्ट्रेटेजी अपनाई है। ठीक है, बारबेल स्ट्रेटेजी जो अपने आप में एक्सट्रीम्स को चुने। ठीक है, एक्सट्रीम्स को चुनने की बात यहाँ सरकार ने करी है, जिनमें सेफ्टी नेट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं टू द मोस्ट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जैसे जो गरीब है या इकोनॉमिकली एंड सोशली बैकवर्ड जो क्लास है, उनको सरकार अपने आप में किसी भी किस्म से स्टिपुलस प्रोवाइड करेगी। मतलब वे नकद रूप में ना करें, मगर अन्य रूप से सरकार उनको सहाय करेगी, मदद रूप होगी। तो ये सारी चीज़ें आज बारबेल स्ट्रेटेजी में है, आज के अजाइल रिस्पॉन्स या आज के अजाइल अप्रोच में है। अब आगे देखें तो यहाँ कहा गया है कि इकोनॉमिक सर्वे सेट्स आउट टू एक्सप्लेन अल्टरनेटिव सर्वे एनविसेजेस लिंकिंग डेस्परेट पॉलिसी रेंजिंग फ्रॉम। यस, और आज की बात करें तो यह एनडीए की सरकार जब से आई है, जैसे हमने देखा 2014 से, तो इट इज़ रिफॉर्मिंग गवर्नमेंट। ठीक है, भले ही रिफॉर्म की कोई असर हो ना हो, वो एक अलग जो है चर्चा का मुद्दा है, मगर इट इज़ कंटिन्यूसली रिफॉर्मिंग, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सब सेक्टर हो। तो यहाँ काफ़ी सारी ऐसी पॉलिसीज़ जो है वो आज चल रही है, दे आर ऑनगोइंग। और ऐसे में दे आर एंड दिस ऑनगोइंग पॉलिसीज आर सीमिंगली डेस्परेट, यानी कि वे देखने से तो अलग अलग लग रही है,
तो उनको साथ में लाना, उनके बीच एक संकलन पैदा करना, तो उसके लिए वाटरफॉल अप्रोच आज नहीं है। ऐसा जो है ऐसी एडवोकेसी यहाँ इस इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा की गई है। तो अप्रोच कौन सा होगा वो यहाँ देखने के लिए एक माइंड मैप का उपयोग मैंने किया है, ताकि आपको अच्छी तरीके से यह चीज़ें जो है समझी आपके द्वारा समझी जा सके। जिनमें देखिए अजाइल अप्रोच जिसका जिक्र मैंने किया कि किस तरीके का अजाइल अप्रोच होना चाहिए, तो फ्रेमवर्क कुछ ऐसा होना चाहिए, इट शुड बी डिपेंडेंट ऑन 4 थिंग्स। सबसे प्रथम फीडबैक लूप्स, दूसरा रियल टाइम मॉनिटरिंग, थर्ड फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स एंड लास्ट वन सेफ्टी नेट बफर्स। अब अगर कंपैरिजन करें वाटरफॉल अप्रोच में, तो वाटरफॉल अप्रोच में देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी, देयर इज रिजिडिटी, देर आर नो सेफ्टी नेट बफर्स इन दैट वाटरफॉल अप्रोच। वाटरफॉल अप्रोच में तो इश्यू आया, उसकी डिटेल प्लानिंग हुई, उसका मेटिकुलस इंप्लीमेंटेशन हुआ, एंड इट ऑल्सो डज नॉट इंक्लूड फीडबैक लूप्स एज वेल। और रियल टाइम मॉनिटरिंग तो है ही नहीं, क्योंकि जब वाटरफॉल अप्रोच भारत ने अपनाया तब डिजिटल क्रांति ही नहीं हुई थी, डिजिटल हम लोग एडवांस नहीं थे, और उसकी वजह से रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो तो ऑप्शन ही नहीं था वाटरफॉल अप्रोच में। मगर आज के समय है, यू कैन ट्रैक जो है एनी पर्सन ऑन अ रियल टाइम बेसिस। तो अब जो पूरा हमारा फ्रेमवर्क है, जो हमारी पूरी पॉलिसी है सरकार की, वो कुछ इस तरीके से एजाइल अप्रोच वाली रहेगी, जिसके तहत यह 4 चीजों का ध्यान रखा जाएगा। सेफ्टी नेट बफर्स में जो सरकार मुफ्त में अनाज बांटती है, ठीक है, इट इज सेफ्टी नेट बफर। जैसे सरकार और यह सर्वेक्षण दोनों ने क्लेम किया है कि लगभग 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में जो है अनाज सरकार ने बांटा इस महामारी के खराब समय में। तो इट इज एब्सोल्युटली ए सेफ्टी नेट बफर। सरकार यह अप्रोच पर चल रही है। फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्सेस अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो वो भी सरकार को करना पड़ेगा, इनफैक्ट कर रही है। रियल टाइम मॉनिटरिंग, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो यहाँ आज अजाइल अप्रोच में है। आज वाटरफॉल अप्रोच भारत में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। साथ ही अगर फीडबैक लूप्स की बात करें तो ये तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, चाहे आप कितनी भी अच्छी पॉलिसी बना लो, चाहे आप कितना भी अच्छा फ्रेमवर्क बना लो, मगर दे आर टू बी हियर, दो दे आर टॉलरेबल। रही बात रियल टाइम मॉनिटरिंग की, तो आप देख सकते हो कि जीएसटी कलेक्शन, डिजिटल पेमेंट, सैटेलाइट फोटोग्राफी, ठीक है, तो आज भारत जो है वो यह सारी चीजें अपने आप में जो है अंडरगो कर रहा है, जो कि आज सबसे बड़ा जो है भारत में टैक्स रिजाइम है, तो उसका जो पूरा तंत्र है वो डिजिटली हो रहा है। उसके द्वारा जो मॉनिटरिंग हो रहा है वो भी रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रहा है। डिजिटल पेमेंट्स, ठीक है, अगर आप 2016 और 2016 के बाद के अगर ट्रांजेक्शन्स देखें, तो 2016 के बाद आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन्स में एक जो है स्पाइक या एक उछाल आपको देखने को मिलेगा। सैटेलाइट फोटोग्राफी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ रियल टाइम से पॉसिबल है। तो इस तरीके से सरकार अजाइल अप्रोच के साथ जा रही है। अब देखिए कितने जो है कितनी पॉलिसीज है जिनके तहत सरकार को संकलन करके इम्प्लीमेंटेशन करना है। ये सारी चीजें हैं, डीरेगुलेशन, प्रोसेस सिंप्लीफिकेशन, प्राइवेटाइजेशन, फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेशन या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एक्यूमुलेशन कह सकते हो, फिनेंशियल इंक्लूजन, डीबीटी ट्रांसफर, जो है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, हाउसिंग फॉर ऑल, ठीक है, ग्रीन टेक्नोलॉजी, आईबीसी कोड, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो 2016 में जो है सरकार के द्वारा लागू किया गया, हेल्थ एंड इंश्योरेंस फॉर पुअर, इंटरेस्ट पेंडिंग। सो दिस आर डेस्परेट पॉलिसीज, अलग अलग भिन्न पॉलिसीज, भिन्न नीतियां हैं। सरकार को इन साथों को एक जो है मंडल में बांधना है, ऐसा संकलन जरूरी है, और इसके लिए एजाइल अप्रोच अवश्य है। अब यहां से प्रथम चैप्टर, प्रथम अध्याय की शुरुआत होगी। वो सारी बातें हमने प्रीफेस में देखी, प्रीफेस में थीम की चर्चा हुई, और किस तरीके से आज के दिन पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाने के लिए कैसा अप्रोच चाहिए वो हमने देखा। साथ ही में भारतीय सरकार के द्वारा जो अप्रोच तय किया गया है वो भी देखने का प्रयास किया। अब स्टेट ऑफ इकोनॉमी देखिए, फिर से जो है पूरा चैप्टर जो है वो यहाँ माइंड मैप के रूप में आपके सामने है ब्रीफली, ताकि फिर आगे जाके कंफ्यूजन ना हो। जिनमें प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमें इकोनॉमिक रिकवरीज पोस्ट पेंडेमिक लेवल्स देखना है, यानी कि 2020 और 2022। तो 2020 में
जो लेवल पर थे उस लेवल को हमने क्रॉस कर लिया है, तो इनफैक्ट वी आर रिवाइविंग। फिर सेक्टरल ट्रेंड्स देखने हैं अलग अलग सेक्टर्स में, सब सेक्टर्स में। फिर डिमांड ट्रेंड, जिनमें मुख्यतः 3 कंपोनेंट है, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। फिर बारबेल स्ट्रेटेजी देखनी है, जिसका जिक्र मैंने किया कि भारत ने वाटरफॉल अप्रोच नहीं अपनाया, मगर बारबेल जो है पूरी स्ट्रेटेजी अपनाई कि सीधा जो है एक्सट्रीम को ही चूज करना, ठीक है, मध्य का कोई कार्य नहीं है, ऐसा भारतीय सरकार ने इस बार बताया है। फिर वैक्सीनेशन ड्राइव, क्योंकि अपने आप में आज भारत में जो आंकड़ा कम आ रहे हैं इन कंपैरिजन टू अदर यूरोपियन कंट्रीज और अदर डेवलपिंग कंट्रीज, नंबर ऑफ केसेस के, पॉजिटिव केसेस के, तो ऑल थैंक्स गोज टू दिस वैक्सीनेशन प्रोग्राम, ठीक है। तो उसकी भी यहाँ प्रशंसा कुछ की गई है, जिसको हमें देखना है। फिर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के कुछ तत्व देखने हैं, जिनमें एक्सपेंडिचर सेक्टर है, जिनमें गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी आती है, पब्लिक स्पेंडिंग भी आती है, फिस्कल बैलेंस, फिनेंशियल सेक्टर भी हमें देखना है, और इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इस परिमाण में आएगी। एंड लास्टली वी आर गोइंग टू सी सप्लाई साइड रिफॉर्म्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर हमें इन सारी चीज़ों को देखने से भारत की अर्थनीति या अर्थतंत्र की क्या अवस्था है, उसका हमें एक आइडिया, एक प्राथमिक आइडिया प्राप्त होगा। शुरू करेंगे इसके प्रीफेस से। देखिए, कुछ तत्व है जो कि यहाँ हमारे सामने रख दिए गए हैं। फिर इन तत्वों को सिद्ध करने के लिए हम लोग यहाँ इस पूरे लेक्चर को देखेंगे, अलग अलग ग्राफ्स जो कुछ ज़रूरी है, जैसे मैंने आपको बताया, जो चीज़ें ज़रूरी है उसको ही मैंने आपके लिए जो है आपके सामने रखने का आवश्यक समझा है। तो according to this preface of chapter first, India expecting real GDP expansion of 9.2 in 2021-22, यानी कि it is a good speed, but maintain होनी चाहिए। फर्दर फिनेंशियल ईयर्स के लिए यही स्पीड, यही तेजी ही मेंटेन होनी चाहिए। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स टू ग्रो बाय 3.9%, क्योंकि अपने आप में जब सारे सेक्टर्स, जब भारत में नेशनल लॉकडाउन आया बीते वर्ष, तो जब सारे सेक्टर्स जो है परफॉर्म खराब कर रहे थे, देयर ग्रोथ वाज इन माइनस, नेगेटिव, तब अकेला एग्रीकल्चर था कि उसका ग्रोथ जो है वो पॉजिटिव था। तो यहाँ इस साल भी इसका ग्रोथ 4% की तेजी से होना तय है, ऐसा अंदाज लग रहा है। एडवांस एस्टिमेट सजेस्ट दैट ग्रोथ इन ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय 11.8% इन 2021-22। देखिए, ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी कि यह मैन्युफैक्चरिंग के साथ जुड़ी हुई है। भारत में जो चीज़ें उत्पन्न होती है उनके मूल्य के साथ यह मामला जो है वो पूरा जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी भी तेजी हमें देखने को मिल रही है। यानी कि भारत की इकोनॉमी में जो एक्टिविटीज़ है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, वो अब फिर से रिस्टोर हो रही है। जो डिसरप्शंस लॉकडाउन की वजह से हुए थे वो अब फिर से रिस्टोर हो रहे हैं। फिर टोटल कंजप्शन एस्टिमेटेड टू ग्रो बाई 7% in 2021-22. Public expenditure increased. Yes, total consumption, which includes government consumption and private consumption. तो वो बढ़ने वाले हैं, मगर उसमें गवर्नमेंट कंजप्शन जो है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है, उसे बढ़ा दिया गया है। यानी कि अगर समझ लीजिए कि 100 थैली सीमेंट की बनी, 100 बैग्स ऑफ सीमेंट, ठीक है, तो अब इसका कंजप्शन देखें तो 70 सरकारी कार्य में सरकार ने खरीद ली और 30 निजी लोग ने, मेरे और आप जैसे लोगों ने खरीदी। सो दिस इज कंजप्शन, दिस इज हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो यहाँ सरकार की भागीदारी हुई 70%। तो इसी तरह पब्लिक एक्सपेंडिचर यहाँ इंक्रीज, सरकार अब कैपेक्स जो है बूस्ट करना चाहती है, इंफ्रास्ट्रक्चरल बूस्ट करना चाहती है, तो उसके लिए सरकार को पैसे खर्चने पड़ेंगे इन सारी चीज़ों के लिए। तो दिस इज हाउ पब्लिक एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज ईयर, बट ओवरऑल उसमें एक जो है हम कह सकते हैं कि एक ग्रोथ हमें देखने को मिल रहा है। 7% तक कंजप्शन बढ़ेगा, जिसमें निजी भागीदारी भी होगी। अप्रेजल ऑफ वैक्सीन ड्राइव, जैसे मैंने आपको बताया कि इस जो है चैप्टर में एक पूरा भाग है जो वैक्सीनेशन की बात करता है और उसके जो है जो मेरिट्स है उसकी चर्चा करता है, जिनमें कहा गया है कि टोटल 157 करोड़ डोजेज इंस्टीट्यूटेड, या इतनी डोजेज जो है, इतना खुराक आप कह सकते हो, वो ऑलरेडी दे दिए गए हैं भारतीय प्रजा को, जिनका फर्दर क्लासिफिकेशन भी है। 91 करोड़ पीपल 1 डोज,
एंड 66 करोड़ पीपल बोथ डोजेज यानी कि दे हैव बीन सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड, फुली वैक्सीनेटेड। और अब बच्चों की भी बारी है, बूस्टर डोज की भी बात हो रही है। बूस्टर डोज तो इनफैक्ट जो है शुरू भी हो गए हैं। तो इस तरह वैक्सीन ड्राइव जो है वो अच्छी चल रही है, उसका जिक्र हुआ है। एंड लास्टली बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी सरप्लस थ्रू आउट 2 ईयर्स। यस, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो कि एक अकाउंट होता है जिनमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की पूरा जो हिसाब होता है उसका वो होता है, तो वो यहाँ सरप्लस 2 वर्ष हम लोग हो रहे हैं एज पर December 31st 2021 यूएस डॉलर 634 बिलियन रिजर्व्स हमारे पास है। एंड दिस आर ऑल टाइम हाई। भारतीय रिजर्व बैंक के पास इतने रिजर्व्स, दे आर ऑल टाइम हाई बिकॉज यूएस डॉलर 600 बिलियन वाज ए माइलस्टोन, वाज ए इंपॉर्टेंट माइलस्टोन एंड वी हैव सरपास्ड इट। सो ये प्रीफेस की बात रही। प्लस अब इसके इंट्रोडक्शन की बात है, और इस इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि यह दूसरा जो है वर्ष रहा जिसके तहत सरकार को, सरकार के कर्मचारियों को यह आर्थिक सर्वेक्षण का कार्य तो मिला बनाने का, मगर फिर भी जो अनसर्टेनिटीज के क्लाउड्स थे, जो बादल थे, वे अभी बने ही हुए हैं। तीसरी लेयर भी जो है भारत में ऑलरेडी शुरू हो गई है। हालांकि सर्वे तो उसके पहले आया, मगर उसकी भनक तो थी ही, उसकी आहट तो थी ही थी। देयर वर चाओस ऑल अराउंड, डिसरप्शंस, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से पॉलिसी मेकर्स के लिए जो पूरा का पूरा सर्वेक्षण बनाना वो एक चैलेंजिंग टास्क रहा। देयर वर मेनी होस्टाइल फैक्टर्स विच इंक्लूड शिफ्ट इन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर बिहेवियर, सप्लाई चेन, जियोपॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज। तो इन सारे मुद्दों को साथ में रखते हुए, इन सारे मुद्दों को वे इग्नोर तो नहीं कर सकते, मगर इंक्लूड करते हुए आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो उनको बनाना था। भारत का ग्रोथ भी देखना था, राष्ट्रहित भी देखना था। तो अगर देखिए तो ग्रोथ एंड रिवाइवल ऑफ एन इकोनॉमी हैज बीन डिस्कस्ड इन इंट्रोडक्शन। तो यहाँ ग्रोथ एंड रिवाइवल जो है उसका बहुत ही अच्छी मात्रा में विवरण हुआ है, जिसमें से मैंने मात्र और मात्र एक ही स्टेटमेंट आपके लिए रखा है, और उसमें वही बातें की गई है कि भाई प्री पेंडेमिक लेवल से हम लोग आगे चल गए हैं, चाहे वो जीडीपी हो, जीवीए हो, अलग अलग फैक्टर्स की उन्होंने बात की गई है। आई केप्ट इट स्वीट। फिर इकोनॉमी रिकवर्स पास्ट प्री पेंडेमिक लेवल्स। तो ये भी जो है कोई नई बात नहीं है, जिसको अभी हमें अलग अलग चीज़ों के तले देखना है। अब देखिए 2 ग्राफ है हमारे सामने यहाँ, जिनको देखना थोड़ा ज़रूरी है। ग्रॉस डोमेस्टिक आउटपुट की बात की गई है। देखिए प्रथम अगर ग्राफ देखें तो जो ब्लू लाइन है वो जीडीपी की है, और जो येलो लाइन है वो जीवीए यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन की है। अब देखिए ये फर्स्ट लॉकडाउन की हालत, ये पहला लॉकडाउन है जिसके तले हमारा जीडीपी भी जो है नीचे आ गया, और साथ में हमारा जीवीए भी, और ये दूसरी वेव है। देखिए ये डिफरेंस। तो इसीलिए यहां सर्वेक्षण कहता है, बार बार कहता है कि हम लोग हमारा जो प्री पेंडेमिक लेवल्स थे उनके साथ मैच कर रहे हैं फिर से, यानी अर्थतंत्र के ऊपर अब महामारी की कोई परछाई नहीं है, कोई बुरी असर नहीं बची है। इस बाजू है तो यहाँ हमें जीडीपी देखना है, जीवीए देखना है, मगर बार डायग्राम की मदद से देखना है। यहाँ हमने ग्राफ की मदद से देखा। देखिए ये प्री पेंडेमिक लेवल है जीवीए के, और ये जीडीपी के है। देखिए दोनों में हमने उसको सरपास कर लिया। दिस इज फॉर 21-22, और ये यहाँ 19-20 है, यहाँ 20-21 भी है। तो दिस वॉज द बेड पीरियड, आप देख सकते हो। दिस वर प्री पेंडेमिक, दिस वॉज द बेड पीरियड, जहाँ हमारी इकोनॉमी जो है वो बहुत ही बुरी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हुई ड्यू टू सीवियर रिस्ट्रिक्शंस, नेशन वाइड लॉकडाउन। और फिर से हम लोग यहाँ जो है इसको पार कर रहे हैं। देखिए ये यहाँ पार कर रहा है जीवी है, और ये ब्लू वाला है वो भी इसके ऊपर चढ़ गया। सो वी हैव ऑलरेडी पास्ड प्री पेंडेमिक लेवल्स। तो इस तरीके से भारतीय अर्थतंत्र रिवाइव कर रहा है, अच्छे से रिवाइव कर रहा है, वो हम कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ वेव्स ऑफ कोविड
जैसे हमें मालूम है फर्स्ट वेव आई, फिर सेकंड वेव आई और फिर थर्ड वेव अब ऑलमोस्ट रेडी है। इनफैक्ट फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तब चल ही रही है। फर्स्ट वेव में लॉकडाउन था, रिस्ट्रिक्शंस थे, तो जो संक्रमण है, जो फैलाव है वो बहुत ही कम हुआ। वो यहाँ हम लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ केसेस में। फिर जो है पूरा मामला जो है एकदम ठंडा हो गया, धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस खुलने लगे। केंद्र सरकार के द्वारा भी अनलॉकिंग गाइडलाइंस जो है वो जारी की जा रही थी। मीनवाइल डेल्टा वेरिएंट का जो है फिर से अटैक हुआ, डेल्टा म्यूटेंट का, जिसकी वजह से दूसरी लहर ट्रिगर्ड हुई। एंड एज वाज द केस, there were no restrictions, there was no lockdown, infections picked, तो ये दूसरी लहर बन गई भारत के लिए। और फिर से जो है शांति हुई और धीरे धीरे फिर से कहीं से ओमिक्रॉन नामक वेरिएंट आया और उससे फिर से तीसरी लेयर जो है वो आज बन रही है। सो दिस इज द सिनेरियो, फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर। आप यहाँ देख सकते हैं डेली न्यू केसेस पहली लेयर से 4 गुना थे दूसरी लेयर में, जो कि खतरनाक थी, उसका जो डेल्टा था वो। मगर क्या करें, देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन, और उसकी वजह से नंबर ऑफ केसेस जो है वो बढ़े, पॉजिटिविटी बढ़ी, डेथ या मोर्टालिटी आप कह सकते हो, मोर्बिडिटी कह सकते हो, वो भी बढ़ी। और यहाँ तीसरी लेयर आज चल रही है। ठीक है, ये हमें जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा कर्टसी में मिला है। अब सेक्टोरल ट्रेंड्स की बात करें, अलग अलग क्षेत्र, उसके उपक्षेत्र। जैसे आप देख सकते हो कि लेफ्ट साइड पर पूरे सेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन है, फिर यहाँ 2019-20 के, 2020-21 के, और फिर से जो है 21-22 के यहाँ आंकड़े हैं, और यहाँ रिकवरी ओवर 2019-20 यानी कि कंपैरिजन है इसकी, और यहाँ इस वर्ष की 2021-22 और 2019-19 की यहाँ कंपैरिजन दी गई है लास्ट कॉलम में। देखिए, हमें ये बीच वाला जो है वो फिलहाल हम लोग छोड़ देते हैं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स 4.3 पॉजिटिव, और यहाँ भी वो पॉजिटिव ही है, हालांकि उसमें थोड़ी जो है कटौती हुई है। इंडस्ट्री लॉकडाउन के समय में माइनस ग्रोथ में -1.2, नाउ इट इज एट 11.8, तो ये अच्छी बात है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने रिवाइव किया है। फिर उसमें माइनिंग एंड क्वेरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, इलेक्ट्रिक, गैस, वाटर सप्लाई एंड अदर यूटिलिटी सर्विस कंस्ट्रक्शन, ये सारे उसके उपक्षेत्र है, जिसकी असर जो है वो आप ऐसे ही देख सकते हो। ठीक है, एक और मैं लूंगा, माइनिंग एंड क्वेरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वेव इट वाज -2.5 एंड टुडे इट इज 14.3, तो इस तरीके से आप कंपैरिजन कर सकते हो। रही बात मूल क्षेत्रों की, तो सर्विसेज विच वाज 7.2 एट द टाइम एंड टुडे इट इज अबाउट एट 8.2। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ चीज़ें देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। साथ ही इकोनॉमिक सर्वे का डॉक्यूमेंट बहुत ही आसान है उसको डाउनलोड करना। गूगल में लिखोगे आप इकोनॉमिक सर्वे 2021-22, तो आपको सीधा जो है सरकारी साइट के ऊपर ही डायरेक्ट करेगा, वहाँ से आप आसानी से पूरा डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और आपके सामने रख सकते हैं मीनवाइल जब आप यह लेक्चर्स देख रहे हो। तो अब उसके पश्चात टेबल 2 में शेयर ऑफ सेक्टर्स इन नॉमिनल जीवीए की बात की गई है। ये ग्रोस वैल्यू एडिशन है, मात्र और मात्र में मूल जो सेक्टर्स है, 3 सेक्टर्स, उनके ही आंकड़े देखने हैं। यहाँ 3 आंकड़े हैं जिनमें से हम प्रथम वाले देखेंगे, यानी कि फर्स्ट लॉकडाउन वाला, और आज के जो है इस वर्ष के देखेंगे, जिनमें एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर से 18.4 एट दैट टाइम एंड टुडे इट इज 18.8। इंडस्ट्री 26.7 एट दैट टाइम, टुडे 28.2। सर्विस 55 एंड टुडे इट इज 53, यानी कि थोड़ी सी कटौती है, मगर ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म में फिर से इसमें हाइक मिलेगा। ठीक है, तो ये सेक्टोरल ग्रोथ वैल्यू एडिशन में परफॉर्मेंस रहा भारत के अर्थतंत्र में।
अब यहाँ से डिमांड ट्रेंड्स एक नया टॉपिक है जो कि इस चैप्टर का ही है, जिसमें कहा गया है कि 3 चीज़ें डिमांड ट्रेंड्स अगर आपको समझना है तो जो है आपको 3 चीज़ें समझनी होगी, और ये 3 चीज़ें हैं कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 3 मूलभूत डिमांड के तत्व है। कहा गया है लेटेस्ट एडवांस एस्टीमेट सजेस्ट फुल रिकवरी ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑन द डिमांड साइड। फुल रिकवरी ऑफ ऑल कंपोनेंट यानी कि तीनों के तीनों कंपोनेंट में सुधार है, चाहे वो कंजप्शन हो उसमें भी सुधार है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो उसमें भी सुधार है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो उसमें भी सुधार है। हालांकि ये बात इतनी ही सही है कि प्राइवेट कंजप्शन में या प्राइवेट एक्सपेंडिचर में या प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में अभी इतनी तेजी देखी नहीं गई है, मगर ये सारी तेजी गवर्नमेंट्स पार्टिसिपेशन से आ रही है। तो ओवरऑल देखें तो इसमें इजाफा हुआ है, मगर अगर इसमें हम लोग वर्टिकली डेप्थ लें तो कंजप्शन की बात करें तो गवर्नमेंट कंजप्शन बढ़ा है, इसलिए ओवरऑल कंजप्शन बढ़ा है। प्राइवेट कंजप्शन में उसमें अभी भी ऐसी तेजी नहीं आई है जो प्री पेंडेमिक लेवल्स को क्रॉस कर जाए। ठीक है, फिर सेम गोज विथ इन्वेस्टमेंट एंड सेम गोज विथ एक्सपेंडिचर। तो यहाँ कहा गया है कि सारे जो कंपोनेंट्स है डिमांड के उसमें ग्रोथ अच्छी देखी गई है। मोस्ट सिग्निफिकेंट रिकवरी प्री पेंडेमिक लेवल ये 3 बिंदुओं में आई है। एक्सपोर्ट्स अच्छे बढ़े, गवर्नमेंट कंजप्शन भी बढ़ा एंड ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन भी हुआ, जिसे GFCF के नाम से संक्षिप्त में जाना जाता है। ठीक है, ये 3 बिंदु, एक्सपोर्ट्स बढ़ा, गवर्नमेंट कंजप्शन बढ़ा और साथ ही में फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो भी बढ़ी, जिसकी वजह से डिमांड में हमें चमक या तेजी देखने को मिली। अब उसमें से पहला कंपोनेंट डिमांड का कंजप्शन। टोटल कंजप्शन एस्टिमेटेड टू हैव ग्रो बाय 70% इन 2021-22। यस, 70%, अच्छी बात है, मगर देखना है कि इसमें से ज्यादा जो शेयर है वो किसका है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट का है। फिलहाल गवर्नमेंट का ही ज्यादा है, क्योंकि सरकार अपने आप में इकोनॉमी को रिवाइव करने का प्रयास कर रही है, इकोनॉमी में पैसे जो है वो फेंक रही है, छोड़ रही है। और दूसरे बिंदु में हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स ग्रू, फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। यस, सरकार ने डिमांड को समझने के लिए हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स तय किए हैं। पिछले ही इकोनॉमिक सर्वे में तय किए थे यह इंडिकेटर्स, उसमें कुछ फेरफार हुआ है, मगर आज उसकी संख्या जो है वो कुल 80 है, 80। देयर आर टोटल 80 आइडेंटिफाइड हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिनके जो अभ्यास से सरकार डिमांड ज़्यादा है या कम है वो तय कर सकती है। जिनमें एक है कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स है, काफ़ी सारी है, देयर आर 80। और उसकी लिस्ट भी यहाँ इकोनॉमिक सर्वे में उपलब्ध है, उसके ऊपर आप एक नज़र कर सकते हो। तो ये बात है, यहाँ कंजप्शन के साथ ओवरऑल बढ़ने वाला है, और साथ ही 80 ऐसे हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स है जो सरकार ने रखे हैं, जो कि डिमांड को जो है पढ़ने में, डिमांड का अध्ययन करने में, उसका अभ्यास करने में मदद करे। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट, दूसरा जो है डिमांड का एलिमेंट। कहा गया है ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन इज एक्सपेक्टेड टू सी ए स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ 15% इन 2021-22। कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो 29.6 इन 21-22, हाईएस्ट इन 7 years। यस, इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी यानी कि जितनी जीडीपी है उसके सामने निवेश का प्रतिशत, तो वो पिछले 7 वर्ष में ऑल टाइम हाई है, बताया जा रहा है कि 29.6 है। देखिए, यह ग्रोस कैपिटल फिक्स्ड फॉर्मेशन का ग्राफ है, जिसके तहत आप देख सकते हो कि यहां ये लॉकडाउन वाला है। ठीक है, ये लेवल है, यहां से नीचे गया, फिर से रिवाइव हुआ, रिवाइव हुआ, रिवाइव हुआ, आज फिर से थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि तीसरी लेयर का जो भय है वो मंडरा रहा है, मगर इतने भी कम नहीं है। ठीक है, यहाँ GFCF जो शेयर है वो यहाँ में राइट हैंड साइड से देखने हैं। ये जो सारे आंकड़े हैं वो हमें ग्रोस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन के शेयर के बारे में बताते हैं, और वहीं जो ये आंकड़े हैं ये हमें कुल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन बताता है इन जो है रुपी। ठीक है, तो फिलहाल यह 12 लाख करोड़ के आसपास है, और अगर परसेंट की बात करें तो 25% है इसका ग्रोथ।
तो ये अच्छी बात है। यहाँ आप देख सकते हो दिस इज अ जॉर्ज डिप, जहाँ सबसे कम हो गया था, तकरीबन 6 लाख करोड़ आसपास ही कैपिटल फॉर्म हुआ था, और तकरीबन 15% के ही आसपास था मात्र। ठीक है, मगर आज परिस्थिति अलग है, अच्छी है। अब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट, जिसमें जो है भारत ने तेजी देखी, दोनों में तेजी देखी, एक्सपोर्ट में भी तेजी देखी, इंपोर्ट में भी तेजी देखी। मगर जैसे हमें मालूम है कि भारत के इंपोर्ट्स जो है वो प्रति साल भारत के एक्सपोर्ट से ज़्यादा ही रहते हैं, यानी कि हमारा जो ट्रेड जो बैलेंस रहता है वो डेफिसिट में रहता है। देयर इज ऑलवेज ट्रेड डेफिसिट, बहुत एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग सो फार इन 21-22, यानी कि 2021-22 के वर्ष में दोनों का जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा चल रहा है। एक्सपोर्ट्स अबाउट $30 बिलियन फॉर 8 कंसेक्यूटिव मंथ इन 21-22। यस, यानी कि 30 बिलियन या 30 अरब डॉलर से अधिक का एक्सपोर्ट आज भारत कर रहा है। देखिए ये मर्केंडाइज एक्सपोर्ट है। देखिए मर्केंडाइज यानी कि टेंजिबल। जब मर्केंडाइज की बात की जाए तो उसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं की जाती, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज इंटेंजिबल है, दे आर इनविजिबल गुड्स। मगर यहाँ जो विजिबल गुड है उनको जो है टेंजिबल कहते हैं, और वही मर्केंडाइज में इंक्लूड होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो गुलाबी डॉटेड लाइन है वो एक्सपोर्ट की है, जो ब्लू बार्स आप देख रहे हैं वो मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस है, एंड जो ग्रीन लाइन है, रेडियम कलर लाइन है, वो इंपोर्ट्स की है। देखिए अब चित्र को बड़ा कर दिया है। अब आप देखिए ये अप्रैल 2020 की डिप, दोनों में आप डिप देख सकते हो। दिस इज द पॉइंट। फिर से रिवाइव शुरू हुआ। इंपोर्ट्स आर, जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़े ज़्यादा ही रहते हैं तो वे ऊपर है, और एक्सपोर्ट्स उससे थोड़े कम रहते हैं तो वो नीचे है। तो यहाँ दूसरी जो है लेयर की कोई असर इतनी नहीं दिख रही है, नहीं तीसरी लेयर की दिख रही है इस पूरे ग्राफ में। एंड अगर मर्केंडाइज ट्रेड बैलेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे इंपोर्ट्स हमेशा ज़्यादा ही रहते हैं, तो वी आर ऑलवेज इन अ ट्रेड डेफिसिट। ये सारे ग्राफ्स आप माइनस की तरफ देख सकते हो, सारे ग्राफ्स माइनस की तरफ है, -10, माइनस जो है 15-16 के करीब है ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि एक्सपोर्ट्स कम है, इंपोर्ट्स ज़्यादा है। तो ये बात रही यहाँ मर्केंडाइज ट्रेड की। अब इंडियाज इंटरनेशनल ट्रेडिंग सर्विसेज एंड नेट्स, वो भी जो है एक पॉजिटिव ग्रोथ ही दिखाता है। अगर पेंडेमिक लेवल्स देखें और आज के लेवल्स देखें तो उसमें हमें एक पॉजिटिव चढ़ाव देखने को मिलेगा। देयर विल बी ए पॉजिटिव स्लोप, ठीक है, और कोई चीज़ें यहाँ में देखने नहीं है। वहाँ $डॉलर बिलियन है, मगर ये एक लेवल की ही बात करते हैं जो ग्राफ देख के हम लोग साफ साफ कंक्लूड कर सकते हैं। फिर उसके बाद बारबेल स्ट्रेटेजी, बहुत ही महत्वपूर्ण, जैसे मैंने आपको बताया, नो वाटरफॉल अप्रोच दिस टाइम, मगर बारबेल स्ट्रेटेजी जो अपने आप में एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करता है, और किसी भी एंटिटी को डिसीजन लेने के लिए जो है हेल्पफुल होता है। यहाँ भारत के द्वारा इस स्ट्रेटेजी को अपनाया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बारबेल स्ट्रेटेजी, देखते हैं ये क्या है। 2 इसके मूलभूत तत्व है, सेफ्टी नेट एंड फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स। देयर शुड नॉट बी रेजिडिटी, एंड यहाँ सेफ्टी नेट्स होनी जरूरी है। सेफ्टी नेट्स में टू कुशन इम्पैक्ट ऑन मोस्ट वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, जो महामारी है उससे जो हमें प्रतिलाभ हुआ है या जो हमारी दुर्दशा हुई है, इसकी असर मोस्ट वल्नरेबल, यानी कि जो आप कह सकते हो कि सबसे पछात है, सबसे बैकवर्ड है, सबसे दुर्बल है, ऐसे लोगों के ऊपर ना हो, उसका कार्य करना, वो यहाँ सेफ्टी नेट के रूप में आता है। जैसे सरकार आज कर रही है, जैसे मुफ्त में राशन, जो है बिजली का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, आवास योजना, तो वो सारी चीज़ें सेफ्टी नेट्स है। और फ्लेक्सिबल पॉलिसी रिस्पॉन्स, तो उसके लिए सरकार ने एजाइल रिस्पॉन्स अख्तियार किया है इस बार। नो वाटरफॉल मगर एजाइल रिस्पॉन्स विच विल सी आफ्टर फीडबैक लूप्स एंड रियल टाइम एडजस्टमेंट। फीडबैक आया, रियल टाइम उसका एडजस्टमेंट होना चाहिए, रियल टाइम उसका रिजोल्यूशन होना चाहिए। सो दिस इज द अप्रोच along which present government is going.
ठीक है, तो ये बारबेल स्ट्रेटेजी है। बारबेल स्ट्रेटेजी की बात करें तो यह नाम जो है वो एक लेबनीज अमेरिकन एसेइस्ट ने दिया था, जो कि एक एनालिसिस्ट जो है, रिस्क एनालिस्ट भी है और एक अच्छे इन्वेस्टर भी है, अच्छा एंटरप्रेन्योर भी है, जिनका नाम है नसीम निकोलस तालेब, जो फोटो आप देख सकते हो। एंड ही कॉइन्ड द टर्म इन लेट 1960s। और उसके द्वारा यह पूरी की पूरी जो स्ट्रेटेजी वो डेवलप हुई है। और अब पूरे विश्व में जो कोई एंटिटी अगर कोई ऐसा अप्रोच चुने कि जो मात्र और मात्र एक्सट्रीम्स की ही बात करता हो, तो उसे बारबेल कहते हैं। तो यहाँ सरकार ने सीधे एक्सट्रीम की ही बात कर दी कि भाई एक जो मोस्ट वल्नरेबल है उन्हें सेफ्टी नेट दे दो, ताकि इस पेंडेमिक का जो है, पेंडेमिक की जो खराब असर है वो उनके ऊपर अधिक ना हो। और दूसरा, जो पॉलिसी रिस्पॉन्स है हमारा वो सबसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए, यानी कि एक्सट्रीम लेवल टू फ्लेक्सिबल, जिसमें रियल टाइम एडजस्टमेंट भी सकी है, फीडबैक लूप्स भी सकी है। सो दिस इज द अप्रोच। ठीक है, ये मेंस के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे जो है प्रश्न, ऐसी बात है। साथ ही में एक समझदार व्यक्ति बनने के लिए भी, आर्थिक सर्वेक्षण को समझने के लिए भी यह चीज़ें जो है वो ज़रूरी रहती है। ठीक है, अब उसके बाद ही यहाँ की सेफ्टी नेट मेजर्स टू प्रिवेंट डिस्ट्रेस ड्यूरिंग कोविड-19 की कुछ बातें की गई है। देखिए, ये सारे टेबल है जो कि हमने इकोनॉमिक सर्वे में से ही लिए है। ठीक है, इनमें गवर्नमेंट योजनाओं की बात की जाती है। गवर्नमेंट योजना, जैसे आपको मालूम है कि कोई भी संधि सेवा हो, कोई भी संधि परीक्षा हो, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। तो यहाँ प्रैक्टिकली हम लोग जो है एक के बाद एक के साथ नहीं जाएंगे। ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ये आपको समझना है, ये आपको पढ़ना है। फॉर सपोज इन केस ऑफ कैश ट्रांसफर सरकार ने क्या किया, तो 3 बिंदु है। 500 रुपये 3 मंथ तक जो है महिलाओं को दिए जो विधवा थी। फिर 1000 रुपये वल्नरेबल सोसाइटी को दिए, वल्नरेबल महिलाओं को दिए, जिनमें दिव्यांग है, विधवा महिलाएं है, जो है वृद्ध महिलाएं है। फिर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत सरकार कृषकों को प्रति वर्ष 6000 रुपये देगी, 3 जो है इक्वल किस्तों में, इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, आपको ध्यान में रखनी है। ये प्रिलिमिनरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए तो है ही है, क्योंकि उसमें तो आपको विस्तृत रूप से चर्चा करनी होती है, मगर प्रीलिम के लिए भी है, क्योंकि काफ़ी सारे तथ्य है, काफ़ी सारे फैक्ट्स है। और साथ ही में आपके इंटरव्यू के लिए एक जो है एक समझ को, एक दृष्टिकोण को बनाने के लिए भी ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है। 4 से 5 पेज है, वो आपको देखना है। ठीक है, आई एम स्किपिंग ईयर यहाँ तक। अब हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स, जिसका जिक्र मैंने किया, कुल 80 है। सिंस लास्ट 2 ईयर गवर्नमेंट लिवरेज्ड एन एरे ऑफ 80 हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस सेक्टर। और इन हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर का अध्ययन 2019 में किया, इनकी हालत थी, 2020 में क्या रही, 2021 में क्या रही, 2022 में क्या रही। ये अध्ययन यहाँ ग्राफ के रूप में हमारे सामने है। लगभग 15 से 20 या 20 से अधिक ऐसे फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की जो चर्चा यहाँ की गई है। मैंने मात्र इसमें से एक ही स्क्रीनशॉट लिया है, वो भी उदाहरण के लिए। अन्य स्क्रीनशॉट्स आप देख सकते हो, अन्य जो ग्राफ्स है वो आप आपके डिवाइस से देख सकते हो, इजीली अवेलेबल है। ठीक है, चाहे वो पहला जो हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर हो, जिसे ई वे बिल जनरेशन कहते हैं, चाहे वो जीएसटी कलेक्शन हो। तो अब देखिए, फर्स्ट लॉकडाउन में इसकी परिस्थिति, आज सेकेंड वेव में इसकी परिस्थिति, फर्स्ट लॉकडाउन में इसकी परिस्थिति, आज जो है सेकेंड वेव में इसकी परिस्थिति, थर्ड वेव में तो इससे भी अच्छी होगी, सुधरी हुई होगी। ठीक है, तो फिर पावर कंजप्शन है, फिर इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन एंड काउंट है। तो ऐसे कुल 80 है, जिनमें से 25 से 30 का विवरण दिया गया है, वो आपको देखना है। मैंने आपको बता दिया। इस तरीके से स्थिति जो है कंपैरिजन, या आप कह सकते हो कि टाइम कंपैरिजन दी गई है, नॉट स्थिति बट समय जो है कंपैरिजन दी गई है, तुलना दी गई है। अब वैक्सीनेशन, जैसे हमें मालूम है कि भारत की जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो विश्व की सबसे बड़ी वैक्सीनेशन ड्राइव है। वैसे भारत की जो है अगर बस्ती की बात करें तो अकॉर्डिंग टू सेंसक्स 2011 तकरीबन 130 से 35 करोड़ की हमारी बस्ती है आज दिन तक। इस सर्वेक्षण में तो मात्र और मात्र 156 करोड़ तक का ही जिक्र है, मगर आज दिन अगर बात करें तो वी हैव क्रॉस्ड 200 वैक्सीनेशन मार्क, 200 करोड़ वैक्सीनेशन मार्क।
ठीक है, 200 करोड़ से अधिक खुराकें हमने ऑलरेडी दे दी है। यह ड्राइव जो कि विश्व की सबसे बड़ी थी वो 16 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी एंड इट क्रॉस्ड द हिस्टोरिक माइलस्टोन ऑफ 197,200 करोड़ वैक्सीन डोजेज टिल डेट। ठीक है, तो ये इतनी बड़ी है जिसकी बातें यहाँ की गई है। मुझे लगता है कि ये भी यहाँ मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा कि आप यह पूरी जो माहिती है वो देख लें। फर्स्ट चैप्टर में, इकोनॉमिक सर्वे के फर्स्ट चैप्टर में ही यह चीज़ें दी गई है। अब मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात, ये थोड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ समझनी है क्योंकि 4-5 बिंदु पहले तो समझने हैं और भारत की स्थिति देखनी है। भारत के जो मैक्रो इकोनॉमिक जो पैरामीटर्स है उनकी स्थिति देखनी है। सीपीआई इन्फ्लेशन है 2008 के जो है, जिसे हम लोग ग्लोबल फाइनेंस क्राइसिस कहते हैं, जीएफसी, जो अमेरिका की बैंकिंग सेक्टर की जो है इंसॉल्वेंसी से शुरू हुआ था, पूरे विश्व में फैल गया था, भारत में भी फैला था। फिर तपर तंत्रुम है जो हमें नहीं देखना है, भले दिया हुआ है मगर वी विल स्किप इट, एंड आफ्टर हमें सीधी कोविड-19 की महामारी देखनी है। सीपीआई इन्फ्लेशन 9.1, यहाँ 5.2, यानी कि जो वैश्विक महामारी, वैश्विक महामंदी थी, आर्थिक मंदी, उससे काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। इंडियाज ग्रोस फिस्कल डेफिसिट 8.3 वाज देयर एंड टुडे 10.8। यस, दिस इज वार्निंग मटेरियल, क्योंकि सरकार जो है वो स्पेंड करने लगी जब से महामारी आई, तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी स्पेंड करने लगी, हेल्थ सेक्टर में भी स्पेंड करने लगी। तो इसकी वजह से जो फिस्कल डेफिसिट है वो सरकार का बढ़ गया है, यानी कि सरकार की आय की तुलना में सरकार की जो खर्च है वो बढ़ गई, which actually triggers fiscal deficit। फिर fiscal deficit for emerging मिडिल क्लास डेवलपिंग इकोनॉमीज और वो सारी चीज़ें हैं, मगर उसमें मात्र और मात्र हमें सीधा ये देखना है एक्सटर्नल डेप्थ। फिर इंडियाज ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, सीपीआई इन्फ्लेशन। एक्सटर्नल डेप्थ में तब 20.7% थी 2009 में, यहाँ आज 20.2% है। फॉरेक्स रिजर्व it were 252 billion in 2008-9 and today it is 634, all time high। फिर गवर्नमेंट बॉन्ड और वो सारी चीजें हैं। एफडीआई इन्फ्लोज जरूरी है हमारे लिए, जो 8.3 थे वो आज 48.4 है, क्योंकि सरकार लिबरलाइज करने लगी, सरकार एफडीआई को इन्वाइट करने लगी, उनके लिए यहाँ स्पेस जो है वो खोलने लगी, यानी कि अपनी जो प्रोटेक्टिव पॉलिसी थी वो अभी सरकार ने बदल दी है। ठीक है, फिर शेड्यूल्ड बैंक्स के कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो है और उसके जो है कवरेज रेशियो है, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। तो दिस आर द थिंग्स जो हमें देखनी है। इन्फ्लेशन देखना है, कंपेयर करना है वैश्विक महामंदी में क्या था 2008 की और आज 2019-20 के इस महामारी के सालों में क्या है। फिर इंडियाज ग्रोस फिस्कल डेफिसिट, एक्सटर्नल डेट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फिर टोटल एफडीआई इनफ्लो, और बस। तो इतनी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों में आज परिस्थिति अच्छी है जो हमने यहाँ से कंक्लूड किया। फिर एक्सटर्नल सेक्टर्स, ठीक है, जिनमें एक्सपोर्ट्स होते हैं, इंपोर्ट्स होते हैं और जो है बीओपी होता है। ठीक है, एक बाजू जो कि अपने आप में पूरे हिसाब की बात करता है, मगर यहाँ ग्लोबल पेंडेमिक जैसे हमें मालूम है कि 2 वर्ष से है, तो इसके बावजूद भी भारत का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो 2 साल से सरप्लस रहा, वो एक भारत के लिए उपलब्धि होनी चाहिए। एज ऑन December 31, 2021, एज आई हैव नोटेड, $634 बिलियन वेर एवर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो हमने देखा वहाँ, और ये नोट मैंने इकोनॉमिक सर्वे से ही किया है। ठीक है, अब देखिए सरप्लस इन बीओपी 2019-20, 2021-22, देखिए यह डीप, इट वॉज बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, और फिर से हमने रिवाइव करना शुरू किया। यहाँ तक का डेटा हमारे पास है, मगर इट इज स्टिल गुड पोजीशन। एंड यहाँ अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की बात करें और साथ में इंपोर्ट कवर भी दिया गया है, तो जो बार डायग्राम है वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के है और जो डॉटेड है हॉरिजॉन्टल वो इंपोर्ट कवर है। तो आप देखिए 2019-20 में हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम थे, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर बढ़े, फिर यहाँ 2020-21 में भी बढ़े, एंड टुडे दे आर एट ऑल टाइम हाई, यानी कि $600 अरब से अधिक। और इंपोर्ट कवर भी हमारा साइमल्टेनियसली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे रिजर्व बढ़ेंगे वैसे वैसे इंपोर्ट कवर भी हमारा यहाँ जो है
साथ में बढ़ेगा। अब उसके पश्चात देखें तो फिस्कल बैलेंस हमें देखना है। यस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू, देखिए इस बार की यह खूबी है, विशेष बात है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, उसमें यहाँ बढ़ावा देखने को मिला है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। ठीक है, ये डायरेक्ट टैक्स है और ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डायरेक्ट टैक्स में कॉर्पोरेशन टैक्स है एंड टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स है, और यहाँ कस्टम्स है, फिर जो है यूनियन एक्साइज ड्यूटीज है एंड जीएसटी है टू द सेंटर। तो अब देखिए जो पीला वाला बार है वो इस वर्ष का है, यानी कि 2021 का है, 21-22 का है, और वहीं जो ग्रीन है वो 2020 का है और जो ब्लू है वो 2019 का है। तो अब देखिए चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, सब में जो वर्ष 2021 का है, 2021-22 का, वो ज्यादा है, यानी कि देयर इज अ इंक्रीज इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। और वहीं यहां देखें फिस्कल एंड प्राइमरी डेफिसिट में, तो उसमें भी हमें जो है यहाँ फिस्कल डेफिसिट में कुछ कमी देखने को मिली है, मगर वो फिर से यहाँ बढ़ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, क्योंकि अपने आप में फिस्कल डेफिसिट तो ज़्यादा ही है एंड प्राइमरी डेफिसिट में भी कुछ कमी दिख रही है, मगर ये सारी चीज़ें यहाँ फिस्कल डेफिसिट से भरपाई हो जाएगी। ये सारी जो कमी है फिस्कल डेफिसिट ही इतना आज बढ़ गया है, और इसीलिए जब बजट आया तो जो अपोजिशन थे उनके द्वारा भी फिस्कल को लेकर कुछ सवाल जो है वो उठाए गए। जब पत्रकारों ने उन्हें डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू में जब इंक्रीमेंट के बारे में पूछा, तब काउंटर में उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई थी। हालांकि वो एक जो है राजकीय विचारधारा है, हमें उससे दूर रहना चाहिए, मगर फिर भी डेफिसिट है वो एक तथ्य है। फिर फिनेंशियल सेक्टर, जिसमें मैं ग्रोस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एवं नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट के बारे में देखना है, हमारे शेड्यूल्ड बैंक्स के बारे में, क्योंकि हमें मालूम है कि उनकी हालत जो है वो बहुत ही खराब है ड्यू टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। और इसके लिए यहाँ एक कंपैरिजन है जिनमें हमें मात्र 2 ही वर्ष देखने हैं, एक ये वर्ष देखना है कि ये देखना है। ठीक है, तो इसकी कंपैरिजन में आपको ये छोटा दिखेगा, विच मीन्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के सृजन में कमी हुई है, ये एक अच्छी बात है। और वहीं यहाँ जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, इसमें भी हमें 2 ही वर्ष देखने हैं। ये तो 2003 से पूरा का पूरा जो हिसाब है वो हमारे सामने है, मगर 2 ही वर्ष 2019-20 का और 2021-22 का आधा। ठीक है, तो इसमें भी देयर एट ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कंपैरिजन देखनी है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी अच्छा जा रहा है और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के जो रेशियो है वो कम हो रहा है, यानी कि वे पूरे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ही कम हो रहा है और वहीं यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये एक पॉजिटिव बात है जो हमें यहाँ से देखनी चाहिए। ये बात रही फाइनेंशियल सेक्टर की। अब इन्फ्लेशन, फिर से 2 ग्राफ देखने हैं, एक में हमें सीपीआई के बारे में बताया गया है और दूसरे में सीपीआई और डब्ल्यूपीआई दोनों है। देखिए यहाँ एमर्जिंग मार्केट आप कह सकते हो कि इकोनॉमीज है और यहाँ एडवांस्ड इकोनॉमीज है। ठीक है, तो वी आर इन दिस लाइन, डॉटेड ग्रीन लाइन। तो आप हमारा इन्फ्लेशन देखिए, ये 2019 वाला और ये 2021 वाला, तो आपको ज़्यादा होता दिखेगा। ठीक है, 2019 के प्रमाण में, उसकी तुलना में, क्योंकि आज पूरे विश्व में इन्फ्लेशन जो है वो फैल गया है। भारत में भी भले ही थोड़ी असर हो, मगर असर तो उसकी होगी ही। तो भारत में भी थोड़ा इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। और ऊपर जिनमें जो येलो लाइन है वो एमर्जिंग इकोनॉमीज है, जिनमें हम फॉलो करते हैं, हम जो है उसके बिलोंग करते हैं। और यहाँ नीचे एडवांस्ड इकोनॉमीज है। एडवांस्ड इकोनॉमीज में आपको बहुत ही कम स्तर पे इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा। एंड वाइल ऑन द अदर साइड इन एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज आपको इन्फ्लेशन की मात्रा देखने को मिलेगी जो यहाँ दृश्यमान है। ठीक है, तकरीबन इसका एवरेज 5.5 है और यहाँ इनका एवरेज है 2। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एमर्जिंग इकोनॉमीज एंड एडवांस्ड इकोनॉमीज। एडवांस्ड इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन कम, एमर्जिंग इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन ज्यादा। एंड यहाँ सीपीआई और डब्ल्यूपीआई की बात की गई है भारत के संदर्भ में। तो देखिए यहाँ जो येलो डॉटेड है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, जो कि अभी ऊंचा हो रहा है 2021 के वर्ष में, जो पहले कम था।
वहीं जो सीपीआई है वो लगभग लगभग स्टेबल है 8% की औसत के आसपास। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो फॉर इन्फ्लेशन टू। ठीक है, अब यहाँ ग्लोबल सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस देखना है। जैसे हमने डिमांड देखी, मगर यहाँ सप्लाई साइड के बाजू में या सप्लाई साइड की जो है इस पूरे कॉन्सेप्ट में ग्लोबल जो चेन है वो बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ ग्लोबल डिस्ट्रप्शंस फिलहाल चल रहे हैं। शिपिंग कंटेनर शॉर्टेज एंड राइजिंग ट्रेड कॉस्ट एंड सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। ठीक है, तो दिस आर सम रीजंस बाय विच ग्लोबल सप्लाई डिस्ट्रप्शंस इज ट्रिगर्ड। तो ये बात हमें यहाँ समझनी होगी। और ये सारे सप्लाई साइड रिफॉर्म्स है। देखिए सेम फिर से डिमांड के जैसा ही पूरा टेबल है, 3-4 पन्नों में फैला हुआ है, जो आपको सर्वे में मिल जाएगा। ठीक है, सारे टेबल्स में सरकारी योजनाओं की ही बात की गई है। तो अपने आप में ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर प्रैक्टिकली यहाँ ये लेंदी हो जाएगा और आपको मजा भी नहीं आएगा। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा, कुछ नहीं है, मात्र और मात्र तथ्य ही है। सेक्टर है, व्यवस्था का नाम है, और व्यवस्था कैसी है, क्या है, उसके बारे में विवरण है। तो आपको यहाँ से पढ़ना होगा। तो ये आपका एक और टास्क रहा। ठीक है, एंड ऑल्सो एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर 80 हाई फ्रीक्वेंसी जो इंडिकेटर्स है वो भी यहाँ मेंशन किए गए, उसकी एक सूची है, वो भी आप देख सकते हो। अब यहाँ से हमें दूसरे चैप्टर के बारे में देखना है, जो कि फिस्कल डेवलपमेंट के बारे में है। सरकार की राजकोषीय नीति, सरकार कितने पैसे जो है प्राप्त करेगी, यानी कि सरकार की आय कितनी होगी वर्सेस सरकार खर्च कितना करेगी। अगर सरकार ने ज़्यादा खर्च किए तो वो पैसे कहाँ से लाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ दूसरे चैप्टर में बहुत ही एक्सक्लूसिवली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली जो है चर्चा जिसकी की गई है, जिसको हम आपके सामने रखने का प्रयास करेंगे। यह पूरा अध्याय 5 विभागों में विभाजित है, जैसे हमारे सामने दृश्यमान है। पहला इंट्रोडक्शन, फिर फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी इन आफ्टरमैथ ऑफ पेंडेमिक आउटब्रेक। ठीक है, पेंडेमिक के आउटब्रेक में हमारी सरकार की फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय जो नीति है वो क्या रही, उसके ऊपर हमें यहाँ नजर लगानी है। फिर परफॉर्मेंस ऑफ फिस्कल इंडिकेटर्स ड्यूरिंग 2021, 22, यानी कि हमारी प्राइमरी डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, तो ऐसे सारे हमारे जो परिमाण है उनको हमें यहाँ देखना है, उनको तपासना है। एंड फिर लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन गवर्नमेंट फाइनेंस, स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस की भी हमें यहाँ बात करनी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है तो उसकी रेवेन्यू क्या है, उसका एक्सपेंडिचर क्या है, उसका डेफिसिट क्या है, एंड सेम गोज विथ स्टेट एंड जनरल गवर्नमेंट। एंड लास्टली पॉलिसी मेजर्स टू एनहांस एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग, की जो सरकारी खर्च हो रहा है उसकी असर ज़्यादा से ज़्यादा हो, उसके लिए भी यहाँ सरकार ने कुछ कार्य किए हैं, वो भी हमें देखना है। मगर इंट्रोडक्शन में अगर मुझे आपको कुछ बोलना है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि पूरे विश्व की जो सरकारें हैं अलग अलग, उनकी महामारी के बाद का जो उनका जो सबसे प्रबल जो है कोई नीति का जो परिमाण है वो है फिस्कल। क्योंकि इकोनॉमिक जो आप समझ लो कि जो मंदी आ गई है इस महामारी से, उसको खत्म करने के लिए सरकार को ज़्यादा खर्च करना पड़ा, सरकार को अपनी आय से बहुत ही ज़्यादा खर्च करना पड़ा, जिसे फिस्कल कहते हैं। और यहाँ भारत भी एक उन देशों में ही है जिसने, भारत ने अपने अर्थतंत्र को, या सरकार ने भारतीय अर्थतंत्र को बाहर निकालने के लिए फिस्कल का रास्ता अपनाया, फिस्कल का साधन जो है वो चुना। साथ ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडोप्टेड ए कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, यानी कि जो एडजस्टमेंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इवॉल्व करते हैं। ठीक है, जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करती है। रिजिड जो है किसी भी किस्म की कोई जो है पॉलिसी नहीं होती, मगर वो सारी पॉलिसियाँ फ्लेक्सिबली एडेप्टिव होती है, इवॉल्विंग होती है। तो ये एक अपने आप में बहुत ही अच्छा जो है पॉलिसी का चॉइस था सरकार का। और साथ ही इंडिया ऑल्सो अडोप्टेड एजाइल पॉलिसी, जो हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा। एजाइल पॉलिसी कैसा कि रियल टाइम मॉनिटरिंग एवं सेफ्टी नेट्स जैसे पैरामीटर से चलती है। तो यहाँ फिलहाल भारत के द्वारा वो भारत ने अडॉप्ट की है। अब फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी इन आफ्टरमैथ ऑफ पेंडेमिक आउटब्रेक हमें देखना है। देखिए ये पूरा का पूरा ग्राफ है जो कि हमें हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बताता है। देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये थोड़े स्टैटिक जो है सारे मुद्दे हैं जो कि हमें मालूम होने चाहिए, मगर मैं आपको यहाँ ब्रीफ कर सकूंगा, मगर आई कैन नॉट एक्सप्लेन यू इन डिटेल्ड मैनर। ठीक है, ये सारे जो स्टैटिक तत्व है वो क्या होते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसका स्वभाव जो है, जिस प्रकार के खर्च का स्वभाव क्या है, ठीक है, क्या वो लॉन्ग लास्टिंग है खर्च, क्या वो
जो है शॉर्ट लास्टिंग है, अगर लॉन्ग लास्टिंग है तो उसे कैपिटल कहते हैं। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, इंफ्रा स्पेंडिंग, ये एक किस्म का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। एंड वहीं अगर सैलरी की बात करें, पेंशन की बात करें, तो इट विल बिकम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या करंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये बेसिकली डिफरेंस है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है और इसका ही हमें यहाँ जो है एक परफॉर्मेंस देखने को मिला है। देखिए यहाँ अलग अलग आप कह लीजिए कि वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा लॉकडाउन का समय है, जिस पर आप देख सकते हो कि सबसे कम कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है हमारे प्रथम लॉकडाउन के समय में, जो कि जो है मार्च के अंत में शुरू हुआ था, मार्च 2020 के अंत में। फिर यहाँ पोस्ट फर्स्ट वेव, जो प्रथम वेव हुई उसके बाद सरकार ने खर्च बढ़ाया, क्योंकि सरकार को मालूम हो गया कि भाई यह तो लॉकडाउन की परिस्थिति में जो देश है वो तो आर्थिक मंदी की तरफ जा रहा है, नौकरियां छूट रही है, यानी रोजगार खत्म हो रहा है, तो ऐसा ना हो और इकोनॉमी में बूस्ट मिले, इसलिए यहाँ सरकार ने फिस्कल एक्सपेंडिचर बढ़ाया है और ये यहाँ आज का एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ड्यूरिंग अवर फर्स्ट लॉकडाउन कैपिटल एक्सपेंडिचर वाज एट द बॉटम। फिर धीरे धीरे इसमें हमें हाइक देखने को मिला। सो दिस इज द परफॉर्मेंस। अब हमें स्टिमुलस देखना है, जो सरकार जो है पेंडेमिक से अर्थतंत्र को, गरीब लोगों को बचाने के लिए, अर्थतंत्र को बचाने के लिए, या जो है मंदी से बाहर निकलने के लिए आए दिन घोषित करती रहती है। इसका हमें जो है कॉम्पोजिशन देखना है कि इसका कॉम्पोजिशन कैसे चेंज होता रहता है। यह स्टैटिक नहीं है मगर यह इवोल्यूशनरी है। देखिए यहाँ सबसे प्रथम मार्च 2020 में जो 1,92,000 करोड़ 92,000 करोड़ का जो एक फिस्कल आया था, उसमें देखिए आप सरकार ने कैसे स्पेंड किया है। 88% तो मात्र और मात्र फूड और लाइवलीहुड में ही स्पेंड किया है, यानी कि लोगों को भोजन दिया, खुराक दिया, या अनाज दिया, आप कह लीजिए धान दिया, और दूसरा रोजगारी दी। रेवेन्यू फोरगोन 4% में है और हेल्थ के जो है क्षेत्र में 8% सरकार ने स्पेंड किया है, स्टिमुलस दिया है। फिर मई जून 2020 11,85,000 करोड़ का पूरा आउटलेट था, जिनमें सबसे ज्यादा लिक्विडिटी सपोर्ट टू फर्म्स दिया गया है, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन। जैसे छोटे छोटे जो एमएसएमईज है उनको यह लाभ मिला था, लिक्विडिटी सपोर्ट टू फर्म्स। सबसे ज्यादा 37% इस स्टिमुलस का जो स्टिमुलस की जो रकम है वो यहाँ अकेले इसमें खर्च हुई है। फिर 30% एग्रीकल्चर में, उसको फिर से रिवाइव करने के लिए। फिर 15% अदर लिक्विडिटी मेसर्स, लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए, जैसे लोगों को कुछ पैसे दिए, वल्नरेबल सेक्शंस को पैसे दिए, महिला है, वृद्ध महिला है, विधवा महिला है, उनको पैसे दिए, तो ये सारे 15% में। एंड लास्ट 12% अगेन विथ फूड एंड लाइवलीहुड। तो देखिए ये मार्च 2020 का है और ये उसके तत्पश्चात के क्वार्टर का है। आप देखिए फूड एंड लाइवलीहुड का जो शेयर है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। यहाँ 88% उसमें खर्च किया था, यहाँ मात्र 12% ही खर्च किया है। फिर अक्टूबर 2020 में 73,000 करोड़ रुपीस का स्टिमुलस आउटलेट, जिनमें 51% वेर स्पेंट ऑन इन्वेस्टमेंट क्रिएशन। ठीक है, निवेश में बढ़ावा देने के लिए, निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने खर्च किए 51%, और वहीं यहाँ कंजप्शन बूस्टिंग के लिए सरकार ने 49% खर्च किए थे, ताकि डिमांड जो है वो बढ़े और यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़े। तो ये अक्टूबर 2020 का स्टिमुलस है। फिर नवंबर 2020 का जो 2,65,000 करोड़ रुपए से अधिक का था, जिनमें सबसे ज़्यादा 59% अकेले इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग में सरकार ने लगाया है, इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए। फिर बाद में 25% यहाँ एग्रीकल्चर के लिए गए हैं, 7% हाउसिंग सेक्टर के लिए, यानी कि आवास योजना है वगैरह वगैरह, लाइवलीहुड के लिए 6%, जॉब क्रिएशन एंड लिक्विडिटी मेजर्स के लिए 3%। ये बात रही नवंबर 2020 की। एंड लास्टली जून टू दिसंबर 2021, दिस इज द कॉम्पोजिशन ऑफ 6,97,338 करोड़ रुपीज स्टिमुलस, जिनमें 39% लिक्विडिटी एनहांसमेंट, फिर से लिक्विडिटी क्रेडिट जो है इमरजेंसी क्रेडिट दी जाएगी एमएसएमई को, या दे दी गई है। फिर 21% विथ फूड, 17% विथ इन्वेस्टमेंट बूस्टिंग एंड एक्सपोर्ट बूस्टिंग। ठीक है, दोनों के लिए 17% इसमें से पैसे खर्च किए गए हैं। और हेल्थ को रिवेम्प करने के लिए 4%,
वहीं एग्रीकल्चर को रिवैम्प एनहेंस करने के लिए 2% पैसे लगाए गए हैं। सो दिस इज हाउ जो अलग अलग स्टिमुलस सरकार ने घोषित की है उसका यह कंपोजिशन है, इस तरीके से सरकार ने वो खर्च की है। ठीक है, अब यहाँ बॉक्स 1 में स्टिमुलस अनाउंसमेंट की बात की गई है, जिनमें अलग अलग जो है आप देख सकते हो जो चीज हमने यहाँ देखी। ठीक है, सपोज लिक्विडिटी एनहेंसिंग, तो यहाँ आप देख सकते हो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, स्कीम फॉर टूरिस्ट गाइड स्टेक होल्डर। ठीक है, तो वो सारी चीजें एक में ही क्लब की गई है, यहाँ इसे अलग रूप से प्रेजेंट किया गया है और प्रति मेजर का यहाँ बजट आउटले भी है। वी विल गो थ्रू इट क्विकली। स्टिमुलस पैकेज फॉर कोविड रिलीफ टोटल 6,28,993 करोड़ यानी कि 6,29,000 का कुल पैकेज हुआ है, जिनमें लोन गारंटी फॉर कोविड 19 अफेक्टेड सेक्टर 1,10,000 करोड़, जिनमें हॉस्पिटैलिटी है, ठीक है, टूरिज्म है। तो ये सारे ऐसे हैं जिनको कोविड से अधिक नुकसान हुआ है, तो उनको यहाँ इस 1,10,000 करोड़ में से उनको कुछ पैसे मिलेंगे ताकि वे ताकि उस क्षेत्र में लिक्विडिटी जो है वो बनी रहे और वो क्षेत्र का जो रोलिंग है वो चलता रहे। दूसरा, लोन गारंटी देख लिया, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 1,50,000 करोड़, क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम फॉर माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन 7,500 करोड़। फिर टूरिस्ट के लिए है फ्री 1 मंथ टूरिस्ट वीजा टू 5 लाख टूरिस्ट, 100 करोड़ रुपीज जो बाहर से लोगों को खींचने के लिए कि भाई आप आए भारत में आप घूमे फिरे, पैसा खर्चे। एक्सटेंशन ऑफ आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, एडिशनल सब्सिडी टू डाई एमोनियम फॉस्फेट एंड PNK यानी कि पोटेशियम एंड जो फॉस्फोरस एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर, तो उसके लिए भी यहाँ 14,000 करोड़ का जो है प्रावधान है। फ्री फूड ग्रेन्स अंडर प्रधानमंत्री ग्राम कुशल योजना दे आर 93,000 करोड़, न्यू स्कीम फॉर पब्लिक हेल्थ 15,000 करोड़। ठीक है, तो दिस इज हाउ द स्टिमुलस हैज बीन स्पेंट। फिर उसके बाद रिवाइवल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेशन है, एक्सपोर्ट इंश्योरेंस कवर है, ब्रॉडबैंड के लिए यहाँ पैसे दिए गए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें इन द फॉर्म ऑफ स्टिमुलस सरकार के द्वारा खर्च की गई है। तो ये सारी जो है सरकार के एक्सपेंडिचर का कंपोजिशन था। अब हमें परफॉर्मेंस देखना है फिस्कल इंडिकेटर्स का ड्यूरिंग 2021-22। जैसे हमें मालूम है कि सरकार 2 वर्ष से महामारी का सामना कर रही है, ना केवल भारतीय सरकार मगर पूरे विश्व की अलग अलग सरकार है। साथ ही जैसे हमने देखा कि फिस्कल एक ही ऐसा जो है टूल था जो कि इस महामारी से सर्जित जो यह आर्थिक मंदी है उसे हमें बाहर निकाल सके, तो सरकार को मजबूरन इस रास्ते का उपयोग करना पड़ा, उनको खर्च अपना बढ़ाना पड़ा उनकी आय की तुलना में, तो वो भी हमें यहाँ देखना है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में, इस वजह से कैपिटल एक्सपेंडिचर में बहुत ही ज़्यादा हमें बढ़ावा देखने को मिला है। ठीक है, बजटरी एलोकेशन भी बढ़ा है और सरकार के द्वारा उसके ऊपर वास्तविक खर्च जो है वो भी बढ़ा है। और कहा गया है, यहाँ एक अंदाज है मेरे पास, एक एस्टिमेट है, उसके तहत ओवर ईयर 2020-21 देयर विल बी इंक्रीज ऑफ 34.5% इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि यहाँ सरकार को कैपिटल एक्सपेंडिचर अब करना ही पड़ेगा ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग जैसे कार्य जो है वो हो सके, लाइवलीहुड्स जो है वो उत्पन्न हो सके और गरीबी एवं जो स्लोनेस है आज के हमारी इस जो है अर्थतंत्र में, जो डिमांड कम है, वो भी जो है एक प्रकार से बूस्ट ले। और इसलिए सरकार ने काफ़ी सारी स्कीम्स शुरू की है, जिनमें नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम से अलग अलग सेक्टर्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो एक्सपोर्ट यूनिट हो, एंड सरकार के पास क्रेडिट गारंटी स्कीम भी यहाँ है और उसके जैसी कितनी सारी है। ठीक है, तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि इस साल अगर डेफिसिट देखें तो वो तो बड़ा ही होगा, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे वो फिस्कल हो, चाहे वो बजटरी हो। लेट अस टेक अ लुक। देखिए, प्राइमरी डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट का फिगर 3 में वर्णन किया गया है, जिनमें अप्रैल से नवंबर 2021 के आंकड़े हैं। ठीक है, यहाँ ब्लू वाले जो है वो अप्रैल नवंबर 2019 है, फिर अप्रैल नवंबर 2020 है और अप्रैल नवंबर 2021 है। तो आप यहाँ देख सकते हो फिस्कल डेफिसिट में
आज जो एस्टिमेट्स है आज दिन तक के वो 7.0% है जो बढ़ने वाले हैं, और 7% पिछले वर्षों से बढ़ जाएंगे। एंड सेम गोज विथ प्राइमरी डेफिसिट, आज 2.4 है, ये प्रोविजनल है, मगर साल खत्म होने पर ये थोड़े बढ़ जाएंगे। तो अल्टीमेटली यहाँ इस साल भी हमें डेफिसिट जो है वो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। इस साइड फिगर 4 में फिस्कल डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट की बात की गई है, जिनमें एज पर द परसेंटेज ऑफ बजट एस्टिमेट, तो यहाँ बजट एस्टिमेट 100 किया है तो 11.48 बढ़ा है इन द ईयर 2019। फिर यहाँ 100 किया है तो 35.1% बढ़ा है बजटरी जो एस्टिमेट्स है उनसे वास्तविक रूप में। और यहाँ अभी साल खत्म नहीं हुआ है तो ये भी जो है इट इज़ लाइकली टू इंक्रीज, ठीक है, ये भी इंक्रीज होगा इन कंपेरिजन टू बजटरी एस्टिमेट। तो ये कुल यहाँ का हिसाब है। अब रेवेन्यू कलेक्शन, यस, जैसे मीडिया में भी प्रेस में भी आज बातें हो रही है कि भाई भारत का जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो बड़ा है, तो ये एक पॉजिटिव बात है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर सामने फिस्कल जो है वो ज़्यादा बड़ा है, वो भी एक तथ्य है, वो भी एक जो है हकीकत है। तो यहाँ अगर ग्रोथ देखें तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों में देखना है। यहाँ डायरेक्ट टैक्स है और यहाँ ये सारे इनडायरेक्ट टैक्स है, जिनमें कॉर्पोरेट टैक्स है और टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉर्पोरेट टैक्स। तो देखिए ये कलेक्शन जो है वो हमें मात्र और मात्र यही ग्रोथ देखना है, ग्रीन वाला, ठीक है। जो रेड वाला है वो प्रीवियस ईयर के साथ कंपैरिजन है, यानी कि 2021 की कंपैरिजन 2019 के साथ है, और यहाँ 2020 की कंपैरिजन 2019 के साथ है। तो हमें यही देखना है ग्रीन वाला, चाहे वो कॉर्पोरेट टैक्स हो उसमें बढ़ावा देखने को मिला है, चाहे वो अदर इनकम टैक्स अदर देन कॉर्पोरेट हो उसमें भी बढ़ावा, कस्टम्स हो, कस्टम जैसे इनडायरेक्ट या यूनियन एक्साइज जैसे हो या जीएसटी जैसे हो, सारे के सारे में फ्रॉम जो है बाई कंपेयरिंग इट विथ प्रीवियस ईयर्स हमें इन सब में इजाफा देखने को मिलेगा। तो अल्टीमेटली भारतीय सरकार की आय में, रेवेन्यू में इजाफा हुआ है, ये बात यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये ग्रोथ है, ठीक है, ग्रोथ इन परसेंटेज है, जो मुझे लगता है कि इतना ज़रूरी नहीं है, मगर एक लुक जो है आपको फिर भी इसका लेना चाहिए, जिनमें कॉर्पोरेट टैक्स की बात की गई है। और अलग अलग जो कलर कोडेड बार ग्राफ्स है वे अपने आप में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं। येलो वाला है वो इमीडिएट है, फिर ग्रीन वाला प्रीवियस, एंड ब्लू वाला उससे भी एक साल प्रीवियस। सो दिस इज द ग्रोथ। अब बारी है एक्सपेंडिचर की। जैसा हमें मालूम है कि एक्सपेंडिचर तो इस साल इंक्रीज होगा ही होगा। एक अनुमान है कि लगभग 8.8% तक भारतीय सरकार का जो एक्सपेंडिचर है अप्रैल टू नवंबर 2021 के लिए वो बढ़ेगा। साथ ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसमें भी ज़्यादा देखने को मिलेगा हमें बढ़ावा, एंड विच विल बी अप टू एस्टिमेटली 8.2%। साथ ही एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सब्सिडीज स्टूड एट ₹2.31 लाख करोड़, क्योंकि अपने आप में सरकार के खर्च में जो सब्सिडी है वो एक बड़ा जो है पोर्शन उसका लेती है, बड़ी स्पेस लेती है पूरे एक्सपेंडिचर की। तो उसमें भी जो फूड सब्सिडी है इट वाज अ लीडर, ठीक है। फूड सब्सिडी में सबसे ज़्यादा सरकार ने पैसा दिया, फिर साइमल्टेनियसली अलग अलग सब्सिडी में, चाहे वो गैस सब्सिडी हो या चाहे वो पेट्रोलियम सब्सिडी हो। सो दिस इज द सिनेरियो। अब यहाँ नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि जिसका कोई इंटरेस्ट, कोई ब्याज नहीं मिलने वाला, जिसमें सैलरी होती है, पेंशन होते हैं और अन्य ऐसे खर्च होते हैं जो कि अपने आप में अपने स्वभाव से करंट हो। और वहीं यहाँ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। देखिए दोनों में अगर आप ब्लू देखेंगे तो इट इज़ अ ग्रोथ ऑफ अप्रैल टू नवंबर 2021 इन कंपेरिजन टू सेम पीरियड ऑफ 2019, ठीक है, ब्लू। तो 2019 से आज के वर्ष 6% यह ज़्यादा है नॉन इंटरेस्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एंड सेम गोज विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 2019 से 28% यह जो एक्सपेंडिचर है वो आज के साल यानी कि 21 के साल में यह ज़्यादा है, विच मीन्स एक्सपेंडिचर में ज़्यादा इंक्रीज हुआ है
सरकार का, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो चाहे वो कैपिटल हो। अब जैसे मैंने आपको बताया कि सब्सिडी, तो सबसे जो मुख्य एलिमेंट था भारतीय जो है सरकार के सब्सिडी में, जैसे हमने देखा कि भारतीय सरकार के खर्च में सब्सिडी एक मुख्य एलिमेंट है, और सब्सिडी में भी मुख्य एलिमेंट है फूड सब्सिडी, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा है। 1.64 लाख करोड़ तक की सरकार ने इस साल दे दी है। टोटल मेजर सब्सिडीज 2.31 लाख करोड़ है, जिनमें अकेले फूड सब्सिडी में 1.64 खर्च हुए हैं, एंड विथ फर्टिलाइजर सब्सिडी इट्स 0.65 lakh, एंड लास्टली विथ पेट्रोलियम सब्सिडी सरकार हैज स्पेंट या गवर्नमेंट हैज स्पेंट 1342 crore rupees. So this is the scenario of government spending on various subsidies. अब लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स इन गवर्नमेंट फाइनेंस, उसमें स्टेट है, सेंटर है और जनरल गवर्नमेंट की बात हमने यहाँ करनी है। जिनमें सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस की बात करें तो देखिए, जो बजटेड फिस्कल डेफिसिट है वो रिवाइज करके सरकार ने पहले 3.5 दिया था, 3.5, आई एम सॉरी, ठीक है, मगर यह महामारी और सरकार के द्वारा किए गए खर्च को ध्यान में रखते हुए उन्होंने फिर से रिवाइज किया, और रिवाइज करके वो सीधा कर दिया 9.5%। ठीक है, इस साल के लिए फिस्कल जो है वो लगभग 9.5% तक बढ़ जाएगा, ऐसा रिवाइज्ड अनुमान सरकार के द्वारा आ गया है। अब यहाँ ग्राफ की मदद से हम देखिए तो जो ग्रीन कलर डॉटेड लाइन है वो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, फिर जो येलो कलर है वो प्राइमरी डेफिसिट है, एंड ऑरेंज कलर इज फिस्कल डेफिसिट। हमें मात्र यही देखना है, ऑरेंज वाली जो कि यहाँ ऊपर जाती है। देखिए नीचे समय सीमा है 2015, 16, 17, 18, 19, इस तरह 21, 22 तक। तो अब देखिए यह ट्रेंड, देखिए यहाँ आज देखिए 9.2 फॉर ईयर 2021। ठीक है, क्योंकि पेंडेमिक आ गया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बंद हो गई, सरकार की आय बंद हो गई क्योंकि टैक्स कलेक्शन में गिरावट आई होगी, साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन की ज़रूरत पड़ी, सरकार के प्रति डिपार्टमेंट को सतर्क होना पड़ा, अलर्ट होना पड़ा, काम करना पड़ा, सरकार को पैसे जो है चुकाने पड़े, खर्च हुआ, जो हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, देखिए 3.9, 3.5, 3.5, यानी वी वर इन ए फिस्कल डिसिप्लिन इन नॉर्मल टाइम्स, मगर कोरोना आ गया तो अब सरकारी खर्च जो है वो भी अब बढ़ गया है। आने वाले समय में अगर अनसर्टेनिटीज ऐसी रही तो हो सकता है कि फिर से फिस्कल डेफिसिट जो है भारत की वो बढ़ सकती है। तो ये बात रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के फाइनेंस में ट्रेंड इन डेफिसिट्स की। अब ट्रेंड इन रिसिप्ट, सरकारी आय, जिनमें मुख्यतः टैक्स रेवेन्यू होती है। देखिए सबसे प्रथम तो जो गवर्नमेंट की रिसिप्ट्स होती है वो हम लोग 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, और कुछ इस तरीके से विभाजित कर सकते हैं गवर्नमेंट रिसिप्ट्स, जिनमें एक होती है डेट रिसिप्ट्स और एक होती है नॉन डेट रिसिप्ट्स। यानी कि यहां जो अगर आपने किसी को ऋण दिया है और वो ऋणी ने आपको पैसे दिए हैं तो वो यहां आएंगे, और जो अगर अन्य रिसिप्ट्स है जिनमें टैक्स होता है या अन्य कोई फीस होती है, पेनल्टीज होती है, वो सारी चीजें यहाँ गिनी जाएगी। यहाँ मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज आप कह सकते हैं, मार्केट बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज। और सेम यहाँ आप टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यू, अदर फाइन्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा चीज़ें जो है वो यहाँ रख सकती है। देखिए यह स्टैटिक है, मगर यहाँ मैंने आपको ब्रीफ में समझाने का प्रयास किया। अगर इन चीज़ों को आपको देखना है तो आप पहले रेफरेंस बुक्स को पढ़िए। 11th 12th की जो इकोनॉमिक्स है, चाहे वो गुजरात बोर्ड की हो चाहे वो एनसीईआरटी बोर्ड की हो, वो आप पहले थरली पढ़ लीजिए। फिर टाटा मैग्रो-हिल की, रमेश सिंह ऑथर की इकोनॉमिक है जो है इंडियन इकोनॉमी, वो आप पढ़िए। उसमें से यह सारे तत्व पहले तो आपको समझने में आएंगे, फिर आप यहाँ इस लेक्चर का जो है अल्टीमेट उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मगर यहाँ ये ज़रूरी था तो मैंने आपके लिए यहाँ 2-3 मिनट में बताना ज़रूरी समझा। ठीक है, अब देखिए टैक्स रेवेन्यू जो यहाँ कहीं है, ठीक है, 2 भाग है और यहाँ टैक्स रेवेन्यू, दिस इज टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये इतना छोटा भाग है गवर्नमेंट रिसिप्ट्स का जो हम यहाँ ऑन बोर्ड ले रहे हैं समझने के लिए। कंपोजिशन ऑफ टैक्स, यहाँ कंपोजिशन दिए गए हैं। 100 रुपये आए तो किस मात्रा में आए और किस प्रकार के आए,
ठीक है, जिनमें 25% अकेले कॉरपोरेशन टैक्स में से आता है, यानी कि 1/4। फिर 25% टैक्स ऑन इनकम अदर देन कॉरपोरेशन टैक्स। कॉरपोरेशन टैक्स से के अलावा अन्य जो आयकर है वो यहाँ आएंगे। कस्टम्स में से 6% आ रहे हैं, 15% यूनियन एक्साइज ड्यूटीज में आ रहे हैं, और 29% यानी कि सबसे ज्यादा आज जीएसटी नामक अप्रत्यक्ष कर में से आ रहे हैं। सो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू फॉर द ईयर 2021-22। ठीक है, अक्सर इनमें से प्रश्न निकलते हैं, तो ये सारे कंपोजिशन, ये सारे आंकड़े, ये सारे तथ्य हमें मालूम होने चाहिए। वी नीड टू मग अप। उसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू। देयर आर नंबर ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज फ्रॉम विच गवर्नमेंट गेट्स इनकम। अलग अलग साल की बातें की गई है, मगर हमें मात्र और मात्र 2021-22 का जो साल है आखिरी वाला वही ध्यान में रखना है, जिनमें इंटरेस्ट रिसिप्ट से 0.12 लाख करोड़ की आय होने वाली है, डिविडेंड एंड प्रॉफिट से 1.04 लाख करोड़, एक्सटर्नल ग्रांट्स 0.01 लाख करोड़, अदर्स 1.25 सॉरी, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू में से 2.43 करोड़ रुपीज या लाख करोड़ रुपीज सरकार को मिलने वाले हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, तो ये कुछ सरकार की आय की बात है। अब इवोल्यूशन ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। देखिए, डिसइन्वेस्टमेंट जिसे उपनिवेश हम लोग कहते हैं, जब भारतीय देश जो है वो स्वाधीन हुआ, जब इसे स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो भारत के जो नीति निर्माणकार थे उसमें भी मुख्यतः आर्थिक नीति निर्माणकार, उनके द्वारा राष्ट्रीयकरण का जो रास्ता है या जो दिशा है वो अपनाई गई। यानी कि सारी चीज़ें जो है वो सरकारी होनी चाहिए, सारी चीज़ें सरकार की मालिकी में ही होनी चाहिए, सारी आर्थिक प्रवृत्ति सरकार के द्वारा ही होनी चाहिए अथवा सरकार के जो है इन्वॉल्वमेंट से होनी चाहिए। सो दिस वाज द फिनोमिनन। और उसकी वजह से सरकार के पास काफ़ी सारे क्षेत्र थे, काफ़ी सारी कंपनियां थी, जिनकी बदौलत जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही खराब होने लगा, रिजल्टिंग इन लॉस मेकिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। जो सार्वजनिक जो इकाइयाँ थी, सरकारी इकाइयाँ जो अपने आप में इंडस्ट्रीज थी, वो अब घाटे में चलने लगी, क्योंकि देयर वाज नो मैनेजमेंट, एफिशिएंट मैनेजमेंट। और इसकी वजह से सरकार ने धीरे धीरे डिसइन्वेस्टमेंट की दिशा में विचार करने की बात शुरू की, विचार करने की जो है, विचार तो नहीं मगर धीरे धीरे कदम उठाने की भी शुरुआत की। 1950 से ही सरकार को मालूम हो गया कि भाई डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो ज़रूरी है। धीरे धीरे वे आगे आए, मगर पिछले कुछ वर्षों में यह प्रक्रिया जो है वो बहुत ही तेज हुई है। और उसमें भी जब से एनडीए की सरकार आई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, तब से डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत ही तेज़ी में है आज, क्योंकि सरकार जो है वो छूटना चाहती है, ऐसे जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है उनसे छूटना चाहती है। और ऐसे में डिसइन्वेस्टमेंट जो है वो ज़्यादा यहाँ सरकार कर रही है। पूरा का पूरा विवरण यहाँ दिया हुआ है, पूरी की पूरी यात्रा दी हुई है। आई होप कि आप यह सारी चीज़ें जो है वो आप इकोनॉमिक सर्वे में से ही डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई बात नहीं महत्वपूर्ण है, मगर ये आपको पढ़नी पड़ेगी। मात्र और मात्र तथ्यों की ही बात है जो आपको याद रखने हैं। तो मैं अनुरोध करूंगा कि ये 2-3 चीज़ें इंक्लूडिंग एसेट मोनिटाइजेशन, ठीक है, जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो यह बॉक्स है वो पूर्ण होने के बाद एसेट मोनिटाइजेशन का बॉक्स आएगा, तो ये भी आपको पढ़ना है। एक नया कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिवली। साथ ही एडिटोरियल्स के माध्यम से इसी मंच पर मैंने काफ़ी सारी बार यह बातें की है, जिनमें डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी उसकी भी चर्चा हुई है, भारत की डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी की, और यहाँ एसेट मोनिटाइजेशन जैसे कार्यक्रमों की भी चर्चा हुई है। तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि ये अगर सारी चीज़ों में आपको कुछ डाउट्स है तो आप पहले ग्रोथमाउंट यूपीएससी के उन लेक्चर्स को देखिए, हमारे प्लेलिस्ट में से आपको मिल जाएंगे, और फिर बाद में यह चीज़ें समझने का या पढ़ने का प्रयास कीजिए। तो ये भी आपको सर्वे में से ही पढ़ना है। अब यहाँ हमें देखना है एक्सपेंडिचर का ट्रेंड, जो सरकार के द्वारा एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो किस दिशा में हो रहा है, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे प्रथम तो मैं आपको बता दूं कि एक्सपेंडिचर पॉलिसी ड्यूरिंग पेंडेमिक ईयर वाज फोकस्ड ऑन प्रायोरिटाइजेशन ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये 2 वर्ष की जो खर्च नीति है वो थोड़ी सी विभिन्न है, अलग है, क्योंकि यह साल अलग है, महामारी का वर्ष है, जो है नॉर्मल या आप कह सकते हो कि सामान्य वर्ष नहीं है यह। तो इसीलिए जो एक्सपेंडिचर पॉलिसी थी इट वाज डिपेंडेंट ऑन इवॉल्विंग सिचुएशन। अलग अलग स्थितियों का निर्माण होता गया
वैसे वैसे सरकार की जो खर्च नीति है वो भी उसी तरह बदलती गई है। साथ ही कैपिटल एक्सपेंडिचर में तो हमने बढ़ावा देखा ही देखा, मगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बढ़ा है और ये 30% होने की संभावना है, 30% अधिक होने की संभावना है इन कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर्स। एंड the whole increase of expenditure was driven by three main points, which include first one is food subsidies, response to COVID-19 and recovery of economy। ठीक है, फूड सब्सिडीज पैसे गए, रिस्पॉन्स टू कोविड जैसे मैंने आपको बताया, एडमिनिस्ट्रेशन, सरकारी डिपार्टमेंट्स जो है, सरकारी अस्पताल, वो सारी चीज़ें वाइब्रेंट होने लगी तो उसमें भी पैसे खर्च हुए। एंड रिकवरी ऑफ इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए स्टिमुलस लाने पड़े अलग अलग क्षेत्र उपक्षेत्र के लिए, तो उसमें भी पैसे गए। तो दिस थ्री वर द मेन रीजंस विच ड्रिवन गवर्नमेंट्स एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर 2021-22। अब यहाँ उसका विवरण है। मेजर आइटम्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यस, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की आइटम है जिनमें सैलरी इंक्लूड होती है, पेंशन्स, इंटरेस्ट पेमेंट, मेजर सब्सिडीज एंड डिफेंस सर्विसेज, जो कंकरेंट होते हैं। ये खर्च सारे रिकरिंग होते हैं, कंकरेंट होते हैं और इनके ऊपर सरकार को पैसे जो है खर्च करने पड़ते हैं। मात्र और मात्र हम यही एस्टिमेट देखेंगे 2021-22 का, जिनमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टोटल 29.29 लाख करोड़ का होने वाला है। सैलरीज उसमें से 2.52 लाख करोड़ की, पेंशन्स 1.90 लाख करोड़, इंटरेस्ट पेमेंट 8.10 लाख करोड़। देखिए ये इंटरेस्ट पेमेंट जो हमने लोन ले रखी है, हमारी जो एक्सटर्नल डेप्थ है, उसके सामने हमें ब्याज की जो है ब्याज यहाँ पे करना होता है, ब्याज का भुगतान करना होता है, वो थोड़ा ज़्यादा है। फिर मेजर सब्सिडीज 3.35 लाख करोड़ एंड डिफेंस सर्विसेज 2.12 लाख करोड़। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब स्टेट फाइनेंस की बात है। स्टेट फाइनेंस में प्रति स्टेट का फाइनेंस देखना अपने आप में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मगर ओवरऑल अगर हम देखें मेजर डेफिसिट एंड डेट इंडिकेटर्स ऑफ स्टेट, तो हमें यहाँ ये देखने को मिलेगा जिनमें रेवेन्यू डेफिसिट है जो कि रेड बॉर्डर्ड है, जो ब्लू बार ग्राफ है वो ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के है, और वहीं जो ग्रीन लाइन है वो डेट टू जीडीपी रेशियो की है, जो हमें आरएचएस से देखनी है। ठीक है, तो दिस इज द सिनेरियो। अब देखिए 2021 मेजर डेफिसिट और 2021-22 में वो फिर से थोड़ी सी कम हुई है, तो दिस वाज द हार्ड पीरियड। ठीक है, मगर अब यहाँ ये फिर से नियंत्रण में आने की संभावना है, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। फिर उसके पश्चात मेजर्स टेकन बाय सेंटर टू सपोर्ट द स्टेट, यस देयर वर मेनी मेजर्स। देखिए सबसे प्रथम तो केंद्र सरकार जो है अविरत रूप से, सतत रूप से, कंसिस्टेंटली इट वाज ट्राइंग टू मेक मोर एंड मोर एफिशिएंट रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। ठीक है, और मीनवाइल उन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिनमें दो महत्वपूर्ण रिफॉर्म्स शामिल है, जो मैं आपको यहाँ बताने का प्रयास करूंगा। टू गवर्नमेंट मेजर रिफॉर्म्स, ठीक है, जिनमें एक है गवर्नमेंट ई मार्केट, या मार्केट प्लेस भी आप कह सकते हैं, और दूसरा गाइडलाइंस टू प्रोक्यूर एंड बाय। ठीक है, तो ये दो मुख्य जो है यहाँ सरकार के द्वारा फेरफार किए गए हैं, जिनमें एक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे संक्षिप्त में GEM जेम के रूप में हम लोग जानते हैं, और ये एक मार्गदर्शिका है जिसके तहत पब्लिक प्रोक्यूरमेंट के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किसी भी जो है कंपनी को, मुख्य रूप से सार्वजनिक कंपनियों को, वो यहाँ बातचीत करी गई है, जिसके तहत मेक इन इंडिया को बूस्ट देने का प्रयास किया गया है। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनके तहत आपको देखना है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण है आपके ज्ञान के लिए, आपकी समझ के लिए, जो आप डायरेक्ट इकोनॉमिक सर्वे के डॉक्यूमेंट में से देख सकते हैं। इट इज़ बॉक्स 3 ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, तो ये चीज़ें आप समझ सकते हैं, और फिर ये सारी चीज़ें खत्म होने के बाद, आपकी पढ़ाई होने के बाद, अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है
कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जो है निसंकोच पूछ सकते हैं। हम आपको उत्तर देने का, आपको कन्विंसिंग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ एक चीज़ बहुत ही अच्छी है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए सीधे रूप से उपयोगी हो सकती है, जिनमें प्रोसीजर फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट बिफोर जीईएम एंड आफ्टर जीईएम की कंपैरिजन है। देखिए, कैटेगरी है, बिफोर जीईएम का सिनेरियो है, आफ्टर जीईएम का सिनेरियो है। प्रोसेस ऑफ इन्विटेशन ऑफ बिड्स, मैन्युअल प्रोसेस फॉर द इन्विटेशन, कंप्लीटली ऑनलाइन, नो रिक्वायरमेंट, नो फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, कंप्लीटली ऑनलाइन। अब ऑनलाइन आया तो सीधी पारदर्शिता आई, टाइम बाउंड जो है पूरा का पूरा सिनेरियो हो गया बिकॉज ऑफ ऑनलाइन। पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, मल्टीपल एजेंसीज विथ मल्टीपल प्रोक्योरमेंट गाइडलाइन, सिंगल यूनिफाइड फुल्ली ऑनलाइन पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल विथ क्लियर गाइडलाइंस, ठीक है। नो कॉम्प्लेक्सिटी, मेथड ऑफ प्रोक्योरमेंट, पेपर बेस्ड प्रोक्योरमेंट, कॉन्टैक्टलेस, पेपरलेस, कैशलेस विथ टाइम बाउंड पेमेंट एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग। क्योंकि ऑनलाइन है तो ये फर्क यहाँ आ गया। मेथड ऑफ नेगोशिएशन एंड डेलिब्रेशन, म्यूचुअल नेगोशिएशन एंड फिक्सिंग रेट, ऑटोमेटिक डिजिटाइजेशन एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ वेंडर, मैनुअल, ऑनलाइन। Eligible anticipants to the bid, limited bidding, only registered vendors could apply, any vendor of the any platform can participate, यानी कि inclusive process, monitoring of product delivered or service provided, huge delay in delivery of the product because there was no efficient effective implementation, and on the contrary after GEM there is a real time monitoring to ensure on schedule delivery of products and services। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो कि जिन चीजों में फेरफार हुआ है जब से जीएम कार्यरत हुआ है या जीईएम कार्यरत हुआ है पब्लिक प्रोक्योरमेंट के सिनेरियो में, उसके क्षेत्र में। तो यही सारी चीजें थी जिसके तहत यहाँ हम आज यह 2 अध्यायों के साथ हमारे आर्थिक सर्वेक्षण की योजना का प्रथम हिस्सा जो है वो संपूर्ण कर रहे हैं। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया, आप आपके डाउट्स, आपके कन्फ्यूजन्स हमें निसंकोच कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपको इसका सच्चा वास्तविक उत्तर देने का प्रयास करेंगे। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। हम लोग मिलेंगे ग्रोथमाउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथमाउंट यूपीएससी पर अलग अलग श्रृंखला, अलग अलग प्लेलिस्ट के तहत बहुत जल्द ही इसके दूसरे भाग में, यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के दूसरे भाग में भी हम लोग आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।